हमारे इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला सीजन खत्म हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि सामने खड़ा एक बंदा पूरी तरह से हैरान और अवाक रह जाता है। वो बिना हिले डुले खड़े इंसान की तरफ ध्यान से देखता है और बहुत ही गंभीर आवाज में कहता है कि तुम बिना डरे बिल्कुल चुपचाप शांत खड़े हो। सच में ये कोई बुरी बात नहीं है, वाकई में तुम्हारे अंदर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक स्पिरिट की ऑरा साफ महसूस हो रही है। फिर वो उससे सवाल पूछते हुए आगे बात बढ़ाता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस पूरे कैरावान को लूटने के इरादे से आए थे। वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि सच कहूं तो शुरुआत में तुम मेरा बिल्कुल भी टारगेट नहीं थे और न ही मेरा तुमसे कोई लेना देना था, लेकिन अब जब तुम खुद ही यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ चुके हो और बीच में टांग अड़ाकर जिद पर अड़ गए हो, तो फिर इसके बाद मेरे साथ होने वाले अंजाम के लिए मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना और ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ इम्पोलाइट बर्ताव किया है या कोई बदतमीजी की है। तभी अचानक उस पूरे इलाके का माहौल बदलने लगता है और हवा में एक अजीब सा भारी दबाव छा जाता है। वो शख्स अपने मन ही मन में बड़बड़ाते हुए एक मिस्टीरियस स्पेल के गुप्त मंत्रों और शब्दों को बहुत ही गहराई से दोहराता है। वो कहता है कि हेवनली ओरिजिन मेरे इस लंबे सफर में वापस लौटता है और मेरा बस एक ही वर्ड इस पूरी दुनिया में किसी की भी किस्मत का फैसला तय कर देता है। तो फिर तुम जैसे मामूली इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरी इस सुपरनैचुरल टेल को बीच में तोड़ सको या इसे पूरी तरह खत्म कर सको। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम घटिया और कमीने इंसान, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सच में थोड़ी बहुत स्किल जरूर मौजूद है, लेकिन अगर तुम ये मुगालता पालकर बैठे हो कि तुम इतनी आसानी से मेरे इस पूरे कैरावान को चुरा लोगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरी मौजूदगी में तुम इस कैरावान को आसानी से चुराने का ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि ये इतना ईजी बिल्कुल नहीं है। फिर वो थोड़ा रुकता है, अपने माथे पर बल लाता है और सामने वाले की तरफ गौर से देखते हुए पूछता है कि तुमने अभी अभी अपनी जुबान से कैरावान शब्द का जिक्र किया था, तो क्या तुम वाकई में एक असली कैरावान मास्टर हो? ये तो सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि तुम जैसे शख्स को कैरावान मास्टर्स के बारे में इतनी गहराई से और इतनी बारीकी से पता है। वो पुरानी बातों को याद करते हुए एक लंबी सांस खींचता है और कहता है कि आखिरी बार मैंने किसी असली कैरावान मास्टर को आज से पूरे 1000 साल पहले देखा था। वो वही पुराना दौर और एरा हुआ करता था जब इस पूरी दुनिया में ह्यूमंस की भारी डोमिनेंस हुआ करती थी और इंसानों का ही चारों तरफ राज चलता था। मुझे तो आज दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अपने इस लंबे जीवन में मुझे दोबारा कभी किसी जीवंत कैरावान मास्टर को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। सच में बहुत लंबा जमाना बीत चुका है और मैंने सदियों से किसी भी इंसान की 3 souls and 7 spirits को न तो टेस्ट किया है और न ही कभी उनका स्वाद चखा है। तभी वहां पास में ही मौजूद उसका साथी बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो फौरन अपनी नेदरवर्ल्ड आई को एक्टिवेट करके खोलता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। वो हैरान होकर सोचता है कि इस बूढ़े और अजीब से दिखने वाले शख्स के शरीर से एक असली इंसान जैसी ह्यूमन ऑरा आखिर कैसे निकल रही है। वो फौरन अपने साथी से चिल्लाकर कहता है कि अपनी नेदरवर्ल्ड आई को तुरंत खोलो और अपनी आंखों से देखो कि आखिर ये क्या बवाल और बला सामने खड़ी है। ब्रदर चैन ग्वान, जरा ध्यान से देखो और समझो, ये कोई आम भूत, भटकती आत्मा या मामूली स्पिरिट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खतरनाक, ग्रीडी एंड रैथफुल स्पिरिट है। पुरानी पौराणिक कहानियों और प्राचीन लेजेंड्स के मुताबिक ये ग्रीडी एंड रैथफुल स्पिरिट असल में सैकड़ों अलग अलग बीइंग्स के असीमित लालच और भयंकर गुस्से का एक साथ आपस में मिलने से बनता है। इनका मुख्य काम ही यही होता है कि ये दूसरों की आत्माओं का शिकार करते हैं और सिर्फ सोल्स को खाते हैं, जिस पर दूसरा बंदा बहुत ही बेफिक्री से मुस्कुराता है और नीचा दिखाते हुए कहता है कि अरे छोड़ो भी, ये तो बस एक कचरा यानी ट्रैश है और इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। तब वो ग्रीडी एंड राथफुल स्पिरिट अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए जवाब देता है कि मेरे छोटे भाई, तुम तो मेरी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, लेकिन असली सच तो ये है कि मैं पिछले पूरे 100 सालों से भूखा तड़प रहा हूँ और मैंने इतने लंबे समय से एक भी सोल नहीं खाई है। तो क्या तुम सच में इस बंदे की सोल को खुद खाकर मुझे प्रोटेक्ट करने का नाटक करना चाहते हो? बातों बातों में ही अचानक इस बहुत बड़े राज का पर्दाफाश होता है कि उस बूढ़े बंदे के शरीर से जो इंसानों वाली ऑरा आ रही थी, वो असल में उसकी अपनी कोई कुदरती ऑरा नहीं थी, बल्कि वो उन 72 सोल्स की वजह से चारों तरफ फैल रही थी, जिन्हें वो भूत अपने काले इतिहास में खाकर पचा चुका था। वे सारी की सारी उन बेबस इंसानों की आत्माएं थीं जिन्हें उसने निगल लिया था। फिर वो स्पिरिट एकदम घमंड में भरकर कड़क आवाज में कहता है कि जब मैं अपना खाना खाता हूँ या किसी की आत्मा का स्वाद चख रहा होता हूँ, तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई तीसरा बंदा पास बैठकर मुझे चुपचाप देखता रहे। इसलिए तुम एस्कॉर्ट करने वाले लोग चुपचाप एक तरफ हट जाओ, साइड में जाकर खड़े हो जाओ और चुपचाप मेरा इंतजार करो।
जब तक मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ तब तक ये बूढ़ा इंसान तुम्हें छू भी नहीं सकता और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी तरफ से मुझे थोड़े और मनी बढ़ाकर दे सकते हो तो फिर बात बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर तुम मुझे पैसे बढ़ाकर देने को तैयार हो जाओ तो मैं लगे हाथ चलते चलते तुम्हारे लिए इस बूढ़े को हमेशा हमेशा के लिए जान से ही मार दूंगा। ये लालची। बात सुनते ही वो शख्स बिना किसी देरी के अपनी जेब से एक बेहद खास, पुरानी और कीमती चीज निकालता है और सामने वाले की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये मेरी गैंगनियांग के साथ बिताए हसीन लम्हों की आखिरी लव टोकन है। माना कि दिखने में या बाजार के हिसाब से इसकी कोई बहुत बड़ी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है और ये उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास अब यही एक आखिरी सबसे वैल्यूएबल चीज बची है जो मेरे पास मौजूद है। जिस पर सामने वाला बंदा बुरी तरह चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम जानबूझकर मुझे डिस्गस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे ऐसा घटिया सामान दिखाकर नीचा दिखाना चाहते हो? एक काम करो, तुम मुझे फालतू सामान देने के बजाय बस एक IOU लिख कर दे दो और मैं तुम्हें उस IOU के बदले पूरे 1 लाख दूंगा। उन दोनों के बीच तुरंत इस बात पर डील पक्की हो जाती है। वो बहुत ही चालाकी से हायर प्राइस मांगने में पूरी तरह कामयाब हो जाता है। इसी के साथ सिस्टम की तरफ से मिशन सक्सेस का नोटिफिकेशन आता है और सक्सेसफुल मिशन रिवॉर्ड के तौर पर उसे पूरे 10 एस्कॉर्ट पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। अब आगे उनका मुख्य एस्कॉर्ट मिशन चालू रहता है जहां उन्हें अंडरवर्ल्ड के बेहद खतरनाक और रहस्यमयी गैंगचन क्लैन टेरिटरी की तरफ सफर तय करना था और इस करंट मिशन का टोटल रिवॉर्ड पूरे 440 एस्कॉर्ट पॉइंट्स तय किया गया था। वो शख्स बहुत ही सख्त लहजे में उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि मेरी गैंगनियांग से पूरी तरह से दूर रहना। ये इंसान जात सच में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइटेड होती है। इनकी सोच बहुत ही संकीर्ण होती है और इन्हें सच में अपनी हदों, अपनी सीमाओं और अपनी लिमिटेशंस का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। तभी अचानक घमासान लड़ाई के दौरान एक बेहद अजीब और खौफनाक नाइफ निकलकर सामने आता है। उस नाइफ को देखकर सामने वाला चौंक कर पूछता है कि ये किस तरह का भयानक नाइफ है, तो उसे जवाब मिलता है कि ये कोई आम हथियार नहीं है बल्कि पुराने जमाने में एक बचर्स नाइफ हुआ करता था जिससे जानवरों को काटा जाता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो बूढ़ा बंदा दूसरों की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था और खुद को बार बार रिप्लेनिश करके पल भर में ताकतवर बना लेता था। वो बूढ़ा राक्षस खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि छोटे बच्चे, शुरुआत में तो वो तुमसे सिर्फ तुम्हारी एक अकेली सोल छीनना चाहता था, लेकिन अब मेरा माइंड पूरी तरह से बदल चुका है और मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब तुम एक डीमन के रूप में जिंदगी भर मेरी सेवा करोगे और मेरे गुलाम बनकर रहोगे। जिस पर सामने वाला बंदा बिना किसी खौफ के सीधा जवाब देता है कि मुझे पूरा डर है कि तुम मेरे मालिक बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और तुम्हारे पास मुझे गुलाम बनाने की उतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। बूढ़ा राक्षस गुस्से में गुर्राते हुए कहता है कि तुम लायक हो या नहीं, ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो और ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो खौफनाक और भयानक लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाती है। वही पुराना मौत का खेल सामने आने लगता है। वो बूढ़ा इंसान सच में कोई साधारण योद्धा या मामूली जीव नहीं था। वो अपने अंदर बेहद डरावनी और मायावी ताकत रखता था। उसने चालबाजी दिखाते हुए मेरी 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स यानी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो मुझे घोस्ट स्टोरीज की इस छलावे भरी मायावी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप करके बंद रख सके। तभी वो गुस्से में बुरी तरह तिलमिलाकर चिल्लाता है कि डैम इट, ये वाकई कितनी अजीब और खौफनाक नाइफ है। उस चालाक बूढ़े ने अपनी जान बचाने के लिए अपने शरीर के अंदर कैद 72 आत्माओं में से एक सोल का इस्तेमाल किया और मेरे उस फेटल ब्लो यानी सीधी छाती पर लगे जानलेवा हमले को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन सामने वाला योद्धा भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह देता है कि जिस चीज पर मेरी नजर एक बार टिक जाती है या जिसे मैं अपना टारगेट बना लेता हूँ, उसे हासिल करने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करने के लिए तैयार रहता हूँ और अपनी मौत तक पीछे नहीं हटता। ये सब खौफनाक मंजर देखकर पास में खड़ा बेबस बंदा अपने मन ही मन में सोचता है कि ये बेवकूफ इंसान आखिर इतनी जल्दी इतने रूथलेस, बेरहम और खतरनाक पर्सन के निशाने पर कैसे आ गया। तभी हवा को चीरता हुआ एक डांट बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आता है जिसे बहुत ही हैस्टली यानी अफरा तफरी और जल्दबाजी में कैच किया जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम बस आगे बढ़ते रहो और रुकने की गलती मत करो। मैं भी तुम्हारा पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन उसके मन में फिर से भारी गुस्सा भर जाता है कि डैम इट, इस बूढ़े ने इतनी सारी बेबस आत्माओं को अपने शरीर के अंदर यूं ही फ्यूज करके नहीं रखा है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने या शो ऑफ करने के लिए ये सब ढोंग नहीं कर रहा था। इसका असली मकसद कुछ और ही बहुत बड़ा था। ये बिल्कुल संगैंग की तरह ही काम करता है जहां इसके अंदर कैद हर एक सोल असल में एक खास तरह की एबिलिटी को दर्शाती है और हर एक आत्मा के पास अपनी एक अलग और अनोखी ताकत मौजूद है।
फिर जैसे ही टोंग्यू फायान यानी नेदरवर्ल्ड आई को पूरी ताकत से खोला जाता है तो उसकी जादुई रोशनी की मदद से सोल पूरी तरह से मटेरियलाइज होने लगती है। वो आत्मा हवा में साफ तौर पर विजिबल एंड टेंजिबल हो जाती है, यानी अब उसे न केवल आंखों से साफ देखा जा सकता था बल्कि हाथों से छुआ भी जा सकता था। वो बूढ़ा राक्षस अपनी भयानक दहाड़ मारते हुए कहता है कि जब तुम्हें सीधे सीधे आसानी से समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे भले के लिए क्या अच्छा है, तो फिर चलो सबसे पहले मैं खुद एक इंसान की जीती जागती सोल का स्वाद चख कर देखता हूँ कि इसमें कितना मजा आता है। लेकिन सामने खड़ा योद्धा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शांत भाव से कहता है कि जैसे कि तुमसे यानी एक ग्लटनस मॉन्स्टर से पूरी उम्मीद थी, तुमने सच में अपनी शैतानी ताकत से इस पूरी जमीन को एक भयानक स्वाम्प यानी दलदल में बदल दिया है, जो इस जगह मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर डिवॉर कर सकती है और निगल सकती है। तुमने जो अभी अभी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, तुम्हारे इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो बूढ़ा राक्षस जैसे ही अपने हमले को नाकाम होते देखता है तो वो पूरी तरह से कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम मेरी प्राइमोर्डियल सोल को अपनी नंगी उंगलियों से छू भी सको? तुम मेरी सबसे अंदरूनी आत्मा तक पहुंच भी कैसे सकते हो? जिस पर वो शांत लहजे में जवाब देता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तुम्हारी असली प्राइमोर्डियल सोल ही है। वो बूढ़ा राक्षस पूरी तरह बौखला जाता है और चीखने लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा इस ब्रह्मांड में कभी हो ही नहीं सकता। अब तक मेरी 72 आत्माओं में से 70 आत्माएं पूरी तरह से तबाह और खत्म हो चुकी हैं और गायब हो चुकी हैं। अब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है कि मैं प्राइमोर्डियल सोल वाले इस ताकतवर और विगरस इंसान को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूं और खा जाऊं। तभी मैं अपनी इस शरीर की सारी कमियों को रिप्लेनिश कर पाऊंगा, इस खौफनाक जगह से हमेशा के लिए एस्केप कर पाऊंगा और इस बेहद गुप्त सीक्रेट को वापस अपने साथ सुरक्षित ले जा सकूंगा। लेकिन तभी अचानक माहौल में एक नया मोड़ आता है और एक नई भयंकर मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। वो अचानक चिल्ला उठता है कि ओ नो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे उस डार्ट को हाथ लगाने की जुर्रत करो। आखिर कौन कुत्ता छुपकर इतनी देर से मुझ पर नजर रख रहा है और मेरी स्पाइंग कर रहा है? मैं अभी बाहर आकर तुम्हें अपनी असली औकात दिखाता हूँ। तभी जमीन के अंदर से एक बेहद अजीब, विकराल और डरावनी चीज बाहर निकलती है, जिसे देखकर सब लोग खौफ से कांपने लगते हैं कि आखिर ये भयानक चीज क्या है। वो कड़क आवाज में हुक्म देते हुए कहता है कि चुपचाप गेटअप यानी सीधे खड़े हो जाओ। मुझे सच में अपने सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल और ताकतवर निकलोगे। सच कहूं तो मेरे दिए गए 1 लाख कॉइन्स पूरी तरह से वर्थ इट रहे और मेरा एक एक पैसा वसूल हो गया। वो धीरे धीरे कुटिलता से हंसने लगता है और कहता है कि है क्या तुम दूर दूर तक अंदाजा भी लगा सकते हो कि वो खतरनाक बंदा आखिर कहाँ से आया था? वो किसी मामूली जगह से नहीं आया था, बल्कि सीधे डुएसी से आया था। वो डुएसी किसी आम इंसान का नेम नहीं है, बल्कि वो हमारे नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड की उस लेजेंडरी, रहस्यमयी और अनकही जगह गीशु से गहरा ताल्लुक रखता है, जहाँ पवित्र डुए टेम्पल को स्थापित किया गया है। पुरानी मान्यताओं और कथाओं के अनुसार गीशु हमारे इस नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड की इकलौती ऐसी होली लैंड यानी परम पवित्र जगह है, जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया की हर एक स्पिरिट तड़पती है और तरसती है। यही वो इकलौती पावन जगह है जहाँ से रीइंकार्नेशन यानी बार बार जन्म लेने और मरने के इस दुखदायी चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है और उससे पार पाया जा सकता है। लेकिन इस पवित्र जगह पर केवल उन्हीं खास आत्माओं का वेलकम किया जाता है जिन्होंने अपने पिछले जीवन में परफेक्ट मेरिट हासिल की हो या फिर जो किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और महान भाग्य के लिए चुनी गई हो। लेकिन इसके बावजूद डुएसी इस व्यावहारिक दुनिया में उसी गीशु के नियमों और आदेशों को सख्ती से लागू करने वाला मुख्य एग्जीक्यूटर है। वो बेहद घबराकर कांपते हुए कहता है कि वो शायद मुझे ही ढूंढने और पकड़ने आया है, क्योंकि मैंने बिना किसी की परमिशन या इजाजत के नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया था और गीशु के कड़े रूल्स को पूरी तरह से तोड़ा था। वो असल में मुझे ही अरेस्ट करने और मेरे गुनाहों की सजा देने आया है। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके मुझे इस खतरनाक जगह से बाहर निकालो और वापस मेरे गैंग क्लैन के पास सुरक्षित भेज दो। मैं इस दुनिया से सजा के लिए ले जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी प्यारी गैंग नायांग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर सामने वाला योद्धा गुस्से में भरकर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से दूर भेजूं चिंग। मुझे तो शुरुआत में लगा था कि ये बस एक सिंपल और कन्वीनियंट डिलीवरी का मामूली काम है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अनजाने में इतने बड़े ट्रबल, पंगे और मुसीबत में खुद को फंसा बैठूंगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि उस भयानक चीज ने जिस तरह से अभी अभी मुझे ग्लेयर करके यानी घूर घूर कर देखा था, वो जरूर रिटर्न के रूइंस यानी गीशु की कोई बहुत ही टेरिफाइंग, विकराल और खौफनाक बीइंग हो सकती है। हम लोग अभी अपनी मंजिल के रास्ते पर इतनी सी ही दूर आए हैं और शुरुआत में ही हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया है।
ऊपर से मेरी किस्मत की मुसीबत ये भी है कि उस डैम्ड वुमन यानी पीच ब्लॉसम फेरी ने मुझे ऐसे अजीब पैसे दिए हैं जिन्हें मैं आसानी से किसी बाजार में स्पेंड भी नहीं कर सकता। अब अगर उस भागे हुए बंदे की बात की जाए तो उसके पास एक पीक सेलेस्टियल फिनोमिनॉन कल्टीवेटर जितनी असीमित स्ट्रेंथ और भयंकर ताकत तो मौजूद है, लेकिन बेहद अफसोस की बात यह है कि उसके पास उस विशाल पावर को संभालने और कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बिल्कुल नहीं है। वो सच में अपनी पैदाइश से ही पूरी तरह से फेलियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में हारना ही लिखा है। अगर मैं उसकी जगह उस गैंग नायांग का रोल निभा रहा होता और इस डरपोक बंदे को इस तरह रोते बिलखते देखता तो मैं तो इसे उसी स्पॉट पर एक जोरदार लात मारकर अपने से दूर फेंक देता। फिर वो पुरानी दंत कथाओं को याद करते हुए आगे बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक ये सो कॉल्ड वॉइड ऑफ रिटर्न हमारी इस नेदर वर्ल्ड की अंधेरी दुनिया से पूरी तरह से अलग एक अनोखा ही वर्ल्ड है। वहाँ हमारी इस खौफनाक दुनिया की तरह कोई एंडलेस डार्कनेस यानी कभी न खत्म होने वाला अंधेरा नहीं फैला हुआ है और न ही वहाँ हर मोड़ पर भटकने वाले भयानक घोस्ट एंड डीमंस मौजूद हैं। उस पावन और जादुई जगह पर माउंटेन्स एंड रिवर्स के अंदर भी अपनी एक पवित्र जान होती है, उनकी अपनी स्पिरिट होती है और ब्रह्मांड की हर एक चीज एक खास ऑर्डर, नियम और कायदे से संचालित होती है। वो एक ऐसा इटर्नल प्योर लैंड है जहां पहुंचने और बसने के लिए इस दुनिया का हर एक लिविंग बीइंग दिन रात तरसता है। लेकिन इसके साथ ही उस वॉइड ऑफ रिटर्न के अपने सुप्रीम हेवनली लॉज भी बने हुए हैं जिन्हें इस पूरी सृष्टि का कोई भी प्राणी वायलेट नहीं कर सकता और तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर गलती से भी किसी ने उन परम नियमों का उल्लंघन किया तो उसे फौरन ऊपर से नीचे डस्ट यानी धूल में पटक दिया जाता है, या फिर उससे भी बुरा अंजाम ये होता है कि उसकी सोल को सीधे एविशी हेल यानी कभी न खत्म होने वाले भयंकर नरक में झोंक दिया जाता है जहां से वो दोबारा कभी रिबॉर्न नहीं हो सकता। और ये ट्रिब्युलेशन वॉकर असल में इस भौतिक दुनिया में उसी वॉइड ऑफ रिटर्न का अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव यानी मुख्य नुमाइंदा है। अभी अभी उस बूढ़े आदमी की ह्यूमन बॉडी की हालत को देखकर तो यही साफ अंदाजा लगता है कि उनकी नजरों में इस दुनिया के तमाम लिविंग बीइंग्स किसी खेत में उगी क्रॉप यानी फसल की तरह हैं, जिन्हें जब उनका मन चाहे तब हार्वेस्ट किया जा सकता है और काटा जा सकता है। ये नेदर वर्ल्ड के डार्ट्स हैं और इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इनमें से कोई भी सिंपल या मामूली बंदा नहीं है। यहाँ मौजूद हर कोई अपनी अपनी सोल्स को नरिश करने और उन्हें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए ही दर दर भटक रहा है। वे बस उस ओवरबेयरिंग, घमंडी और रोब झाड़ने वाली महान शख्सियत के खिलाफ जाने की दुस्साहसिक कोशिश कर रहे हैं। तभी पास में चल रहा घबराया हुआ बंदा शक से भरी नजरों से देखते हुए पूछता है कि क्या ब्रदर चेन का इरादा इस एस्कॉर्ट के काम को हाफवे यानी आधे रास्ते में ही छोड़कर भाग जाने का तो नहीं है। हम लोग अभी भी अपनी असली डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए आपको किसी भी हाल में क्विट नहीं करना चाहिए। मैं तो दिल से आपको अपना बड़ा भाई मान चुका हूँ और अगर आपसे ये सब अकेले हैंडल नहीं हो रहा है तो मैं आपको अपना बाप तक कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस रास्ते पर अकेला मत छोड़िए। तब जाकर उस योद्धा के दिमाग में बात बैठती है कि ये बंदा इतनी देर से उसे बार बार ब्रदर कहकर क्यों मक्खन लगा रहा था। असल में वो सिर्फ उसके क्लोज आने की नाकाम कोशिश कर रहा था ताकि ऐन मौके पर फैमिली टाइज यानी पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों का वास्ता देकर अपना काम आसानी से निकलवा सके। वो फौरन उसे जोर से डांटते हुए कहता है कि गेट लॉस्ट यानी फौरन मेरे सामने से दफा हो जाओ। मैं सिर्फ काम के सही प्राइस और पैसों की ठोस बात समझता हूँ। मेरे सामने इन फालतू सेंटिमेंट्स और इमोशनल जज्बातों की एक टके की वैल्यू नहीं। मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों के झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। जिस पर वो बंदा हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि प्राइस और पैसों की बात, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं इसे बस एक सही IOU लिखकर दे दूं तो मेरा ये मुश्किल काम चुटकी बजाते ही बन जाएगा। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से गहराई से सोचा जाए तो उसकी ये बात पूरी तरह सच भी साबित होती है, क्योंकि जब भी वो योद्धा कोई बड़ा मूव बनाता है या मैदान में एक्शन लेता है तो वो हमेशा मनी और इनाम की बात करता है। वो दुनिया के हर उस ताकतवर बंदे को गाजर मूली की तरह काटने के लिए तैयार रहता है जो उसे सही पे करने की क्षमता रखता है। ये बात अच्छी तरह समझ में आते ही वो राहत की सांस लेता है और खुशी से कहता है कि OIC, अब मुझे पूरा खेल समझ आ गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी वो ओल्ड वुमन पिछले 200 से भी ज्यादा सालों से अपनी पूरी टेरिटरी को बहुत ही कामयाबी से मैनेज कर रही है और चला रही है। उसके पास खजाने में भरपूर मनी और बेहिसाब धन दौलत पड़ी हुई है। इसलिए आप बस उसके पास पहुंचकर सीधे बताना कि आपको काम के बदले कितने पैसों की नीड है। वो आपको मांगते ही उतने पैसे तुरंत हंसकर दे देगी। ये सुनते ही योद्धा के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें ये काम की बात मुझे बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं तो फालतू में इतने समय से तुम्हें कोई पॉपर यानी कंगाल भिखारी समझ रहा था। आधी रात का वक्त हो चुका है, अब जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो। ये बात सिर्फ मनी की नहीं है। इस सिस्टम का जो अनोखा एनहांसमेंट मैकेनिज्म है
उसे सही तरीके से काम करने के लिए बॉडीगार्ड या एस्कॉर्ट करने वाले बंदे का जेन्युइन तरीके से अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे ऑफर करना बेहद जरूरी होता है। जो लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या सरवाइव करने के लिए हवा में कोई भी फर्जी प्राइस मांग लेते हैं, वे इस सिस्टम के मैकेनिज्म से कभी छुप नहीं सकते और न ही बच सकते हैं। फिर वो उस बेबस बंदे पर थोड़ी दया खाते हुए कहता है कि मुझे सच में तुम जैसे बंदे पर थोड़ी शर्म आ रही है कि तुम इतने ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए हो। जरा एक बार शीशे में खुद की शक्ल तो देखो। तुम इतनी दूर कठिनाइयों को पार करके 10 डेसोलेट लैंड्स तक गए। तुमने वहां जाकर इतनी इनक्रेडिबल स्किल्स और अद्भुत विद्याएं सीखी, लेकिन वापस अपनी मातृभूमि लौटने के बाद भी तुम एक सबसर्विएंट ग्रैंडसन की तरह घुटनों पर बैठकर दूसरों की गुलामी कर रहे हो। वो बंदा भी थोड़ा गंभीर होकर सोचते हुए जवाब देता है कि आपकी ये बात मेरे दिल को छू गई और ये पूरी तरह मेक सेंस करती है। मैंने वाकई में इतनी मेहनत करके वो सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज इसलिए सीखी थी ताकि इस बेरहम दुनिया में मुझे कोई दबा न सके, मुझसे कोई बुली न कर सके, और मैं अपनी और अपनी प्यारी गैंग न्यांग की फेट यानी किस्मत को खुद अपने हाथों से कंट्रोल कर सकूं। मैंने बड़े बुजुर्गों से ऐसा भी सुना है कि अगर कोई इंसान अपनी किसी बहुत ही वैल्यूएबल और प्रिय चीज की बलि या सैक्रिफाइस दे दे तो उसे बदले में एक ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग ट्रैवलर का पवित्र स्टेटस मिल जाता है और फिर उसे ऊपर से पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। इसलिए जब मैं सुरक्षित वापस अपने गैंग क्लैन के पास पहुंच जाऊंगा तो मैं गैंगन्यांग के साथ बैठकर इस गंभीर मुद्दे पर डिस्कस करूंगा कि क्या हम अपनी कुछ सोल्स की बलि देकर अपने सुरक्षित भविष्य के लिए कोई पक्का इंतजाम करवा सकते हैं। ये सुनकर वो योद्धा जोर से ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है कि हाँ, बहुत बढ़िया, वाकई तुम्हारी सोच और तुम्हारे मंसूबे काफी एम्बिशियस हैं, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ एक शब्द भी और बोलना मेरी अपनी खुद की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी इंसल्ट करने जैसा है। ये तो बिल्कुल किसी मूर्ख को फूल बनाने जैसा काम है जिसमें रत्ती भर भी सिंसियरिटी या ईमानदारी नहीं है। वो अचानक दूर देखते हुए चिल्लाता है कि ठहर जाओ और मेरा इंतजार करो। तभी पीछे की झाड़ियों से डरी हुई आवाज आती है कि हुआ सान, आखिर वो दोनों खतरनाक बंदे अब तक मरे क्यों नहीं हैं और जिंदा कैसे हैं? जिस पर हुआ सान घबराहट में कांपते हुए अपनी कसम खाते हुए कहता है कि मैंने सच में अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा और न ही अपने कानों से कुछ सुना है। तुम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और यहाँ से भागो। वो नाइफ वाला सिरफिरा बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो रास्ते में आने वाले अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े अधिकारियों को भी जान से मारने से रत्ती भर भी नहीं हिचकता। तभी अचानक वैगन के जोरदार झटके से दर्द भरी चीख निकलती है कि आ। मेरे शरीर का नीचे का पूरा हिस्सा एकदम नम हो चुका है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो पास खड़ा बंदा मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस सुन्न पड़े हिस्से की अच्छी तरह मसाज कर दूं? तो वो बुरी तरह घबराकर तुरंत मना करता है कि नो, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर रेस्ट करने दो। माना कि ये वैगन काफी फास्ट चलती है और दूरी जल्दी तय करती है, लेकिन इसका शॉक अब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा टेरेबल और घटिया है कि मैं इसके लगातार लगने वाले झटकों को मुश्किल से बेयर कर पा रहा हूँ और मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अगर हम इस विशाल जायंट सिटी को सुरक्षित क्रॉस कर लेते हैं तो हम सीधे जेंगजियांग टेरिटरी की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये जायंट सिटी असल में पूरे सदर्न बॉर्डर को पूरी तरह से कवर करने वाला एक बेहद विशाल और मजबूत फोर्ट्रेस यानी किला है, जो इसे जेंगजियांग से पूरी तरह से आइसोलेट करके अलग अलग हिस्सों में बांटता है। हमारे पास मौजूद मैप के हिसाब से देखा जाए तो गेंगजियांग रिवर का फैलाव और साइज हमारे इस सदर्न बॉर्डर से पूरे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि इसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ बंजर डेसोलेट यानी विशाल रेगिस्तान से भरा पड़ा है। खैर, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ से मुख्य गैंग ट्राइब की टेरिटरी तक पहुँचने के लिए हमें कोई बड़ा डिटूर यानी लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अगर हम किसी तरह जेन्नन पास में मौजूद दुएपो स्टेशन को सही सलामत ढूंढ लेते हैं और वहां से अपने लिए कोई अच्छी कैरेज किराए पर ले लेते हैं तो हम सिर्फ अगले 5 दिनों के सफर के अंदर आसानी से संगजेंग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि ये बंदा पूरी तरह से गीशु जैसी भयानक संस्था के टारगेट पर आ चुका है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खुद गैंग ट्राइब के अंदरूनी महलों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम और साजिश चल रही है। ऊपर से संगैंग की अपनी सोल भी इस पूरी रहस्यमयी गुत्थी में बुरी तरह से फंसी हुई है और इन सबसे बढ़कर इस पूरी दुनिया के पीछे छुपा हुआ वो बहुत बड़ा सीक्रेट सच में बहुत ज्यादा अनोइंग और सिरदर्द देने वाला है। अगर मैंने इस खतरनाक ट्रिप के दौरान गैंग ट्राइब को पूरी तरह से बैंकरप्ट होने तक नहीं लूटा और उनसे अपना पूरा पैसा नहीं वसूला तो मेरी ये पूरी मेहनत, समय और ये पूरा सफर बिल्कुल वेस्टेड और बेकार चला जाएगा।
अब हम जेंगजियांग के बॉर्डर में एंटर करने ही वाले हैं। जब तुम वहां अंदर पहुंचोगे तो तुम्हें हमारी गैंग ट्राइब की बेहद सुंदर और मनमोहक ब्यूटीज देखने को मिलेंगी और मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूं कि तुम उन्हें देखकर पूरी तरह से दंग और हैरान रह जाओगे। जिस पर वो योद्धा उस पर तंज कसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे अजीब टेस्ट के हिसाब से तो जाहिर सी बात है कि वो नज़ारा मेरे लिए काफी आई ओपनर होने वाला है। चलो अब बातें कम करो और जल्दी आगे बढ़ो। अगर हमारे पास जेब में मनी नहीं है तो चलते हैं और सीधे दुए पोस्ट स्टेशन में जाकर अपने लिए किसी राइड का बंदोबस्त करते हैं। ये गैंगजियांग रीजन बाकी आम इलाकों से बहुत ज्यादा डिफरेंट या अलग नहीं दिखता है। बस यहाँ की हवा में एक हल्की सी ईरी ऑरा फैली हुई है जो मन में अजीब सी घबराहट और बेचैनी पैदा करती है। ये हमारे अपने सदर्न सिंजियांग रीजन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ बस गर्मी का एहसास थोड़ा ज्यादा है और आसपास का माहौल काफी डेसोलेट यानी सन्नाटे से भरा और वीरान सा है। तभी रास्ते के किनारे एक बहुत ही विचित्र और अजीबोगरीब क्रीचर रेंगता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उत्सुकता से पूछा जाता है कि ये आखिर किस तरह का क्रीचर है। तो वो बंदा जानकारी देते हुए बताता है कि इसे स्थानीय भाषा में चारकोल स्पिरिट कहा जाता है। इनका मुख्य काम और खुराक सिर्फ सॉइल एंड स्टोन्स यानी सिर्फ मिट्टी और पत्थर खाना होता है। ये केवल इसी पर जिंदा रहते हैं। और अभी कुछ देर पहले जिन खौफनाक स्केलेटल क्रीचर्स के पास से हम गुजर कर आए थे वे असल में स्केलेटन स्पिरिट्स थे। इन सभी बीइंग्स के पास कुल मिलाकर केवल 2 सोल्स एंड 4 स्पिरिट्स ही मौजूद होती हैं। इनमें से ज्यादातर मामूली जीवों के पास सिर्फ एक ही खास स्पिरिट पाई जाती है जो या तो भयंकर फेरोसिटी यानी वहशीपन की होती है या फिर ग्रीड यानी लालच की होती है। बहुत ही कम ऐसे किस्मत वाले जीव होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग तरह की स्पिरिट्स एक साथ मौजूद हों। वो सामने पड़ा बंदा बिना किसी इच्छा या डिजायर के एक बेजान प्लांट की तरह असहाय पड़ा हुआ था और किसी जीवित वॉकिंग कॉर्प्स यानी चलते फिरते ढांचे की तरह अपनी जिंदगी काट रहा था, जो देखने में सच में बहुत ही ट्रैजिक और दर्दनाक लगता है। तभी वो बंदा अपनी पुरानी यादों में खोकर खुशी से उछलते हुए कहता है कि ओ ग्रेट, मैं बहुत ही जल्द अपनी प्यारी गैंगयांग से दोबारा मिलने वाला हूँ। मुझे रात दिन उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझे इतने सालों बाद देखकर उतनी ही हैप्पी और भावुक होगी जितने कि आज मैं उसे अपने सामने देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। वो हर पल और हर सांस में मेरी जुबान पर रहती है और अब मुझे सच में उसकी चार्म को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर उस औरत के अंदर ऐसी क्या खास बात या जादू है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग और दीवाना बना रखा है। फिर वो अपनी नाकामी जताते हुए बताता है कि मैं काफी देर से रास्ते में हिच राइड यानी किसी से सवारी की लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हमें रास्ते में एक भी ऐसी फेरी या गाड़ी नहीं मिली जो हमारी सेम डायरेक्शन में आगे जा रही हो। तब वो योद्धा उससे सवाल पूछता है कि आखिर इस विशाल जेंगजियांग रीजन में तुम्हारी अपनी गैंगचन ट्राइब किस क्लास या दर्जे से बिलोंग करती है। तो वो गर्व से अपना सीना चौड़ा करके जवाब देता है कि हम अपने इलाकों, अपनी टेरिटरीज और अपनी लाइनेजेस को अपने खास ब्लड लाइन और सरनेम के हिसाब से अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्यूरेस्ट यानी असली और शुद्ध गैंगचन मैं ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा खानदानी सरनेम ही गैंगचन है। लेकिन आज से पूरे 200 साल पहले हुए एक बहुत बड़े भयानक यूफीवल यानी गृहयुद्ध और तबाही की वजह से अब मेरी इस मुख्य लाइनेज में सिर्फ मैं ही अकेला वारिस बचा रह गया हूँ। हालांकि मेरी प्यारी गैंगनियांग भी उसी सेम ब्रांच से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक कोलैटरल ब्रांच यानी छोटी शाखा से आती है। इंसानों की पुरानी सेक्युलर डायनास्टीज की तरह ही हमारे इस गैंग ट्राइब के अंदर भी कई सारे इंटरनल फैक्शंस यानी अंदरूनी गुट बने हुए थे जो सत्ता के लिए लगातार आपस में फाइट्स और खूनी जंग करते रहते थे। पूरी गैंग टेरिटरी को पूरी तरह यूनिफाई करने के लिए और अपनी खुद की किंगशिप या एम्पररशिप का बड़ा दावा ठोकने के लिए वे हमेशा आपस में भयंकर वॉर में उलझे रहते थे। इतने मुश्किल और कठिन सालों से सिर्फ मैं और मेरी गैंगनियांग ही एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। असल में हमारी पूरी लाइनेज मुख्य सत्ता द्वारा स्वॉलोड अप होने वाली थी और बाकी गैंग ट्राइब की ताकतवर फोर्सेस हमारी जायदाद को आपस में डिवाइड करने ही वाली थीं। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल जंक्चर यानी नाजुक मोड़ पर मेरी बहादुर गैंगनियांग खुद आगे आई। उसने न केवल अकेले दम पर उस नाजुक सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करके स्टेबलाइज किया, बल्कि हमारी मिटती हुई लाइनेज को फिर से पूरी तरह रिविटलाइज कर दिया। उसने हमारी फैमिली को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल बना दिया कि बाकी सभी गैंग ट्राइब्स की कंबाइंड फोर्सेस भी हमारे साम्राज्य के सामने बहुत छोटी और कमजोर पड़ गईं। लेकिन आज से पूरे 100 साल पहले जरूर कोई ऐसी ट्रिमेंडस, भयानक और दुखद इवेंट घटी होगी जिसकी वजह से तीनों गैंग ट्राइब्स को अपने मजबूर कदम उस खौफनाक 10 डेसोलेट लैंड्स में रखने पड़े। उन्होंने वहां जाकर खुद को पूरी तरह से चेंज कर लिया और वो रहस्यमयी पावर हासिल की जिसकी मदद से गैंगनियांग बाकी सभी विद्रोही गैंग ट्राइब्स के खिलाफ डटकर फाइट कर सकी। लेकिन जो भटकी हुई सोल मैंने उस नेदरवर्ल्ड सी के खौफनाक पानी में तैरते हुए देखी थी वो डेफिनेटली मेरी गैंगनियांग की ही आत्मा थी।
और अगर प्राचीन ग्रंथ टोंग्यू फायान के गुप्त इंटरप्रिटेशन की निष्पक्षता से माने तो किसी भी इंसान के शरीर से उसकी सोल का अलग होकर भटकना इस बात का साफ और सीधा इशारा है कि वो पर्सन इस दुनिया में अब जिंदा नहीं है और मर चुका है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि गैंगनियांग के डेड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो सच में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और मर चुकी है तो फिर मैं अपने पास रखे इन अनगिनत IOUs को किसके पास जाकर कैश करवाऊंगा? डैम इट, अगर वो वाकई में मर चुकी है तो ये सारे के सारे IOUs कचरे के ढेर के सिवा कुछ नहीं रहेंगे और वर्थलेस पेपर के रद्दी टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। ये पूरी तरह से कभी न वसूल होने वाला डेड बनकर रह जाएगा। और इस पंक्चुएशन सिस्टम की वजह से जो बड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे बोनस में मिलने वाले थे उनसे मुझे एक भी सेंट का फायदा नहीं पहुंच पाएगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे एक यूजलेस मिनिमम गारंटी ही मिल पाएगी जिससे मेरा कोई भला नहीं होगा। इससे तो मेरी ये पूरी जानलेवा मेहनत, रिस्क और टाइम पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा। इसलिए मुझे सबसे पहले जाकर अपनी आंखों से इस बात का पक्का पता लगाना होगा कि वो औरत सच में जिंदा है या हमेशा के लिए मर चुकी है, क्योंकि इसी एक बात पर मेरे इस पूरे जोखिम भरे एस्कॉर्ट मिशन की असली वैल्यू और मेरी कमाई टिकी हुई है। चलो अब बिना एक पल भी गंवाए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उस संगेंग की पुरानी बातों के मुताबिक उसकी मुख्य टेरिटरी गैंगशन एक बहुत ही बस्लिंग मेट्रोपोलिस यानी घनी आबादी वाला समृद्ध शहर होना चाहिए था, जहां हर वक्त व्यापारियों की चहल पहल रहती हो। लेकिन फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पूरे 24 घंटे का लंबा दिन बीत जाने के बाद भी उस मुख्य शहर की तरफ जाने वाला एक भी लार्ज व्हीकल या व्यापारी काफिला हमें रास्ते में नहीं दिखाई दिया? या तो वो समृद्ध गैंगशन शहर अब दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिट चुका है और गायब हो गया है, या फिर आगे रास्ते में कोई बहुत ही टेरेबल और भयानक हादसा घटा है जिसकी वजह से आम जनता और व्यापारी उस तरफ जाने से बुरी तरह डर रहे हैं। डैम इट, क्या सच में मेरा ये भयंकर एस्कॉर्ट मिशन पूरी तरह से वर्थलेस साबित होने वाला है? तभी अचानक सामने हवा में फैली ऑरा को सूंघ कर लगता है कि ये पक्का गैंग ट्राइब की ही अपनी ऑरा है। चलो बिना देर किए आगे चलते हैं और सीधे लोगों से गैंगनियांग के बारे में सच पूछते हैं। क्या समृद्ध गैंगचन ट्राइब इसी मुख्य रास्ते पर आगे की तरफ है ना? लेकिन सामने से आने वाले राहगीर का रूखा और कड़वा जवाब आता है कि गैंगशन, आखिर उस महान गैंगशन की हालत आज इतनी दयनीय और बुरी कैसे हो गई? ये सब बर्बादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनकी तथाकथित लॉर्ड गैंगनियांग असल में एक कमजोर औरत यानी वीक वुमन है। अब इस कड़वे सच में कोई कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि विमेन तो इस दुनिया में हमेशा दूसरों के सबॉर्डिनेट यानी गुलाम बनने के लिए ही पैदा होती हैं। वे कभी किसी बड़े राज्य की लॉर्ड या शासक बनने के लायक नहीं होती। लेकिन सच कहूँ तो ये पूरी गैंगशन टेरिटरी अब अपने अंतिम विनाश यानी एंड के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। उस गैंगनियांग के गलत फैसलों की वजह से ही ये सब बर्बादी हुई है। जरा रुको और अपने गंदे शब्द वापस लो। सुनो तो सही कि तुम अपनी जुबान से क्या बकवास कह रहे हो। उस महान औरत ने आखिरकार इतनी अनगिनत कठिनाइयों और संघर्षों के बाद पूरे गैंगशन टेरिटरी को उस भयानक टर्मोइल से बाहर निकाला था, लेकिन वो खुद अपने ही हाथों से इस बने बनाए साम्राज्य को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है? तो सामने से जवाब मिलता है कि अब ये तो वही जाने। लेकिन सच यही है कि न केवल वो हमारे पूरे गैंगचन क्लैन की एक बहुत बड़ी सिनर यानी कुलक लंकिनी गुनहगार बन चुकी है, बल्कि अब उसे अपनी मजबूरी में दुष्ट ग्वाई क्लैन के महलों में मैरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी पूरी शांत गैंगचन टेरिटरी विनाशकारी वॉर की लपटों में झोंकी जा चुकी है। वो औरत सच में हमारे कुल के लिए एक फेम्मे फटाल यानी तबाही लाने वाली मनहूस औरत साबित हुई है। ये दुखद खबर सुनते ही वो आशिक बुरी तरह टूट जाता है और चिल्ला उठता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तुम सब लोग मुझसे सरासर सफेद झूठ बोल रहे हो। मेरी महान गैंगशन मदर कभी भी अपने लोगों की सिनर कैसे बन सकती है? वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे अनजान बंदे से मैरी कैसे कर सकती है? और मेरी अपनी प्यारी गैंगचियन टेरिटरी इतनी आसानी से डूमिड यानी तबाह कैसे हो सकती है? तभी पास खड़ा योद्धा तुरंत बात संभालते हुए और भीड़ का गुस्सा शांत करते हुए राहगीरों से कहता है कि मैं आप सभी सम्मानित लोगों से हाथ जोड़कर सॉरी मांगता हूँ। असल में इस बेबस बंदे की मेंटल कंडीशन सदमे की वजह से थोड़ी खराब हो गई है और ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। इसलिए प्लीज आप लोग इसकी बहकी बहकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए और इसे माफ करके बेयर कीजिए, क्योंकि इसकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग इस पर अपनी सख्त आय बनाए रखिए और इसे फिर से सड़कों पर क्रेजी होकर हंगामा मत करने दीजिए। चलिए अब हम बिना कोई बखेड़ा खड़े किए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो योद्धा मन ही मन में पूरे समीकरण बैठाते हुए सोचता है कि इस बंदे की दास्तान के मुताबिक इसकी गैंगचन मदर मरी नहीं है, लेकिन अगर वो सच में आज भी जिंदा और सलामत होती तो फिर उस तड़पती हुई सोल को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे जिसे हमने नेदरवर्ल्ड सी के गहरे पानी में तैरते हुए अपनी आंखों से देखा था? क्या ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि इस वक्त गैंगशन टेरिटरी के राजमहल के अंदर जो गैंगनियांग बनकर बैठी हुई है वो कोई बेहद चालाक फेक औरत हो?
क्या सच में उस बदकिस्मत गेंगशन क्लैन के अंदर कोई बहुत भयानक और खौफनाक हादसा घट रहा है? हो सकता है कि किसी अंदरूनी गद्दार ने सच में धोखे से थ्रोन को यूजर्प कर लिया हो। कोई असली बहुरूपिया यूजर्पर वहां तख्त पर बैठकर सब्स्टिट्यूशन का ये खतरनाक और खूनी खेल खेल रहा हो। अगर वाकई में मामला ऐसा ही है तो मेरे पास इस उलझी हुई बाजी में अपनी बिड को सही तरीके से सबमिट करने का एक बहुत ही मास्टर प्लान तरीका मौजूद है। वैसे भी मेरे इस जादुई सिस्टम के अंदर जो मुख्य डिलीवरी लोकेशन दर्ज की गई है वो सिर्फ और सिर्फ गेंगशन क्लैन टेरिटरी ही है। मुझे इस बात से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त गेंगशन क्लैन का असली लीडर या राजा कौन बैठा हुआ है। भले ही कोई दुश्मन मेरी थ्रोट पर अपनी तेज नाइफ ही क्यों न रख दे, उसे हर हाल में मेरे काम के बदले मुझे मेरे पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे मेरे पैसे चुकाने के लिए उसे खुद पूरी तरह से बैंकरप्ट ही क्यों न होना पड़े। लेकिन मैं ये गंभीर शक वाली बात अभी इस टूटे हुए बंदे को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये बेवकूफ इंसान सच में बहुत ही ज्यादा पीटीफुल यानी दयनीय और रहम के काबिल हालत में आ चुका है। वो बेचारा इतनी दूर भयंकर जानलेवा खतरों से भरे 10 डेसोलेट लैंड से सिर्फ एक उम्मीद के सहारे वापस लौटकर आया था, केवल इस आस में कि वो अपनी सालों पुरानी मनपसंद गर्ल से मिलकर खुशियों की जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन यहाँ अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते ही उसे इतना भयंकर झटका लगता है कि उसकी वो पसंद किसी और पराये मर्द से मैरी करने जा रही है। और असली दर्दनाक सच तो ये भी हो सकता है कि असली गैंगनियांग तो शायद कब की तड़प तड़प कर मर भी चुकी है। इनमें से कोई भी एक कड़वा सच किसी भी मजबूत से मजबूत मर्द के दिल और दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक फेटल ब्लो यानी जानलेवा मानसिक झटका साबित हो सकता है। तभी वो उसकी झुकी हुई गर्दन और बहते आंसुओं को देखकर सहानुभूति से कहता है कि डैम इट, क्या ये सच में वही जानलेवा चीज हो सकती है? ये तो बिल्कुल वही कहानियों वाला लेजेंडरी सॉरो ऑफ अ ब्रोकन हार्ट लग रहा है मेरे भाई। अगर तुम्हारा दिल अंदर से रोने का कर रहा है तो तुम बिना किसी शर्म के खुलकर क्राई कर सकते हो और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रो सकते हो। अपने इन सच्चे आंसुओं को जबरदस्ती अपने अंदर मत रोको। हम दोनों ही मैन हैं और मैं तुम्हारे इस असहनीय दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन वो बिखरा हुआ प्रेमी अपनी आंखें पोंछते हुए पूरे यकीन और दृढ़ता से जवाब देता है कि मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ और न ही मैं हार मानने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी गैंगनियांग के किरदार पर खुद से भी ज्यादा बिलीव है। वो कभी भी उस तरह की बेवफा या गिर चुकी पर्सन नहीं हो सकती जो अपने लोगों को धोखा दे दे। हम दोनों बचपन के दिनों से एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स रहे हैं। मैं उसे इस पूरी विशाल दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से बहुत बेहतर और गहराई से जानता हूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे दोनों बिना किसी रुकावट के अपनी अंतिम मंजिल की तरफ बहुत ही तेजी से कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। भले ही रास्ता कितना भी ज्यादा वीरान, डरावना, सुनसान और अनजान खतरों से भरा हुआ क्यों न हो, उनके सीने में उठ रहे अनगिनत सवाल और शंकाएं उन्हें एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं दे रही थीं। उस ऐतिहासिक और विशाल गेंगशन टेरिटरी की ऊंची ऊंची सीमाएं और पहरेदार बुर्ज अब धीरे धीरे उनकी आंखों के करीब आते जा रहे थे। लेकिन उस पूरे इलाके की हवा में फैली हुई वो ईरी ऑरा अब पहले से कहीं ज्यादा घनी, जहरीली और भारी होती जा रही थी। ऐसा साफ महसूस हो रहा था जैसे कि वो पूरा का पूरा राज्य किसी भयंकर तबाही, गृहयुद्ध और खौफनाक अनहोनी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। वो प्रेमी बंदा जो अपने सीने में अपनी गैंगनियांग से दोबारा मिलने के हसीन और खूबसूरत सपने सजाकर सालों बाद लौटा था, उसके मासूम चेहरे पर अब साफ तौर पर घबराहट, गहरी चिंता और मानसिक उलझन के काले बादल पूरी तरह से छा चुके थे। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि राहगीरों के मुंह से सुनी गई उन दिल दहला देने वाली अफवाहों और कड़वी बातों में आखिर कितनी सच्चाई छुपी है और कितना बड़ा झूठ का जाल बुना गया है। लेकिन तमाम खौफनाक आशंकाओं के बावजूद उसके वफादार दिल का एक कोना अब भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस बात पर अडिग और कायम था कि उसकी बचपन की निर्दोष साथी कभी भी उसे या अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती और न ही वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे दुष्ट कबीले के सरदार से शादी करने का आत्मघाती फैसला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उसका रक्षक योद्धा साथी अपनी ही धुन में मग्न होकर अपने रहस्यमयी सिस्टम और अपनी मोटी कमाई के पैसों का बारीक हिसाब किताब लगाने में पूरी तरह से व्यस्त था। उसे दुनिया की किसी प्रेम कहानी या भावनात्मक ड्रामे से कोई खास लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने जोखिम भरे एस्कॉर्ट मिशन के मूल्यवान पॉइंट्स हासिल करने और अपने पास रखे IOUs को हर कीमत पर कैश कराने से मतलब था, चाहे उनकी मंजिल के रास्ते में कितना भी भयंकर मॉन्स्टर, भयानक श्राप या मौत का डेंजर ही क्यों न खड़ा हो जाए। वो अपनी तय की गई पूरी पेमेंट वसूल किए बिना एक कदम भी पीछे हटने वाला योद्धा बिल्कुल नहीं था। दोनों बिना रुके तेजी से आगे
बढ़ते हुए उस रहस्यमयी गेंगजियांग रीजन के और ज्यादा गहरे, घने और खतरनाक इलाकों में दाखिल होते चले जाते हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ अजीब सा सन्नाटा, भयानक खंडहर और पुरानी टूटी फूटी विशाल चट्टानें ही नजर आ रही थीं। उनके हर एक बढ़ते कदम के साथ उस साम्राज्य का छुपा हुआ भयानक रहस्य और ज्यादा गहराता चला जा रहा था। और अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि गेंगशन क्लैन के मुख्य विशाल राजमहल की देहरी तक पहुंचना और सच का सामना करना कोई आसान या बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन्हें न केवल रास्ते में घात लगाकर बैठे अज्ञात शैतानी ताकतों और खूंखार दुश्मनों से अपनी जान की बाजी लगाकर मुकाबला करना होगा, बल्कि उस विशाल राज सिंहासन के पीछे छुपे उस बहुत बड़े और खौफनाक सीक्रेट का पर्दाफाश भी करना होगा, जिसने आज इस पूरे विशाल रियल्म को अपनी खूनी चपेट में बुरी तरह से ले रखा था। अब देखना ये है कि आगे इस रोमांचक मोड़ पर कौन सा नया और अप्रत्याशित ट्विस्ट सामने आता है, और क्या वे सच में उस नकली बहुरूपीय या असली तड़पती हुई गेंगनियांग तक सुरक्षित पहुंच पाते हैं। दोनों अपनी चाल को और ज्यादा तेज कर देते हैं ताकि सूरज ढलने और खौफनाक रात के हावी होने से पहले वे किसी भी हाल में एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सकें और आगे की खतरनाक रणनीति तैयार कर सकें। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बंदा अपनी सफाई देते हुए बड़े ही भावुक अंदाज में कहने लगता है कि मेरी प्यारी गेंगनियांग कभी भी मेरे अपने गैंग ट्राइब के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, और न ही वो किसी दूसरे शख्स के प्यार में पड़ सकती है, क्योंकि हमारे बीच का सच्चा प्यार हमेशा से म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी भरोसे पर टिका हुआ है। बाहर खड़े वो लोग जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बनाई हुई उड़ती उड़ती गॉसिप और अफवाहें हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो कि जो औरत विनाश के कगार पर खड़े एक कमजोर ट्राइब को इतनी बड़ी पावरफुल फोर्स में बदल सकती है जो आज पूरे गैंग रीजन पर डोमिनेंस रखती है, भला वैसी समझदार औरत अपने ही लोगों को धोखा देने जैसा नीच काम कैसे कर सकती है। वो अपनी बात जारी रखते हुए बड़े गर्व से कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ ब्रदर, मैं और मेरी गेंगनियांग बचपन के दिनों से ही एक दूसरे के सहारे जीते आए हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे हैं। वो मेरे साथ कभी धोखा कर ही नहीं सकती। बाहर के लोगों की बातें तो बस मेरे अपने मन को तसल्ली देने का एक तरीका थी। वैसे भी हम लोग इस कैओटिक टाइम्स यानी उथल पुथल भरे दौर में पैदा हुए हैं, जहां देखते ही देखते पूरा एक सेंचुरी यानी 100 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, और इतने लंबे समय में किसे पता कि कहाँ क्या फेरबदल हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने ब्रदर चैन गुआन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कभी फालतू बकवास नहीं करते। बाहर के वो घटिया लोग यकीनन दिन रात सिर्फ गॉसिप फैलाने और बेवकूफ लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं। इस बार तो सच में हालात बहुत ज्यादा बैड हो चुके हैं, लेकिन अब जब मुंह से बातें निकल ही चुकी हैं तो हमें इस खेल को पूरी तरह से प्ले अलोंग करना होगा, ताकि उस मासूम बंदे को रास्ते के बीच में ही कड़वी ट्रूथ का पता न चले और वो मानसिक रूप से ब्रेक डाउन न हो जाए। तुम्हें भी खुद को अंदर से मेंटली प्रिपेयर रखना होगा, क्योंकि एक सेंचुरी का वक्त किसी बड़े माउंटेन को भी समतल करने के लिए काफी होता है। फिर किसी आम इंसान की तो औकात ही क्या है जिस पर वो चौकन्ना होकर पूछता है कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि मेरी गेंगनियांग के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसे समझाया जाता है कि 100 साल बीत चुके हैं और वक्त के साथ हर पर्सन बदलता है। तुम्हारी वो गेंगनियांग भी समय के साथ बदल चुकी होगी और उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी बिल्कुल नहीं रही होगी जैसी तुम बचपन में जानते थे। ऊपर से तुम्हारे गैंग ट्राइब की अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हो सकता है कि उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को बदल लिया हो। अपने गेंगचन क्लैन के विकास और भला करने के लिए उन्हें मजबूरी में अपने हेड को भी चेंज करना पड़ा हो। हालांकि हमारे क्लैन में हेड चेंज करने का ये तरीका कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जब मन चाहे आसानी से किया जा सके, लेकिन अगर गेंगशन क्लैन को सच में इसकी सख्त नीड थी तो गेंगनियांग के सख्त और डिसाइसिव नेचर को देखते हुए वो ऐसा कदम जरूर उठा सकती थी। वो बंदा भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने खुद पिछले 100 सालों में अपने अंदर के कावर्डली स्वभाव को पूरी तरह से धोकर साफ कर दिया है, तो फिर गेंगनियांग तो अब लाखों क्लान्समैन को अकेले मैनेज कर रही है। उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव आना तो पूरी तरह से तय था, और अगर क्लैन की भलाई के लिए हेड चेंज की जरूरत पड़ी होगी तो मेरी गेंगनियांग ने एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं किया होगा। वो मन ही मन में राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि चलो फाइनली हमने किसी तरह इस बुद्धू बंदे को फूल बना ही दिया। अगर आगे चलकर वो दिखने में सेम पुरानी जैसी निकली तो हम मान लेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है, और अगर वो पूरी तरह से रिप्लेस निकली तो हम मान लेंगे कि उसने हेड चेंज कर लिया है। जब तक ये बेवकूफ उसे अपनी गेंगनाइंग मानकर एक्सेप्ट कर रहा है तब तक इस गेंगशन क्लैन का नाम बचा रहेगा, जो कि कम से कम इस बात से तो बेहतर ही है कि यहाँ कोई उसे पहचानने वाला ही न बचे। वो योद्धा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन ये पहली बार है जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस पर वो बंदा दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपकी सिखाई बातों ने मुझे ये रियलाइज कराया है कि इंसानी इमोशंस को भी ग्राफ्टेड किया जा सकता है।
इस शानदार सलाह के लिए मेरी तरफ से आपको पूरे 5 स्टार रिव्यू मिलते हैं। चलिए अब बिना देर किए आगे चलते हैं, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन के काफी पास पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां कदम रखते ही उसका चेहरा अचानक उतर जाता है और वो हैरान होकर कहता है कि अरे यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा रॉन्ग लग रहा है। यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग मेरे अपने गैंग ट्राइब से बिलोंग ही नहीं करते। तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये आउटसाइडर्स तुम्हारे इस गैंग टेरिटरी में किस इरादे से इन्वेड कर रहे हैं। वो मायूस होकर जवाब देता है कि मैं पिछले 100 सालों से यहाँ से गायब था और इस 1 सेंचुरी में सब कुछ बदल चुका है, तो मुझे करंट सिचुएशन का कैसे अंदाजा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये सारा बवाल जरूर उस फेक गैंग वुमन से ही जुड़ा हुआ है। तभी अचानक हवा में बहुत ही खौफनाक और भयानक ब्लड लस्ट की ऑरा महसूस होने लगती है। वो योद्धा फौरन सावधान होते हुए कहता है कि हवा में खून की तेज गंध आ रही है, चलो चुपचाप इस सेंट का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वे देखते हैं कि वहां किसी तरह का भयानक रिचुअल निभाया जा रहा था। वो बंदा गुस्से से कांपते हुए चिल्लाता है कि ये किस तरह का इंसानी सैक्रिफाइस यानी नरबली का काम चल रहा है। आखिर किसने मेरे मासूम गैंग ट्राइब के लोगों के साथ ऐसा भयानक खेल खेलने की जुर्रत की। ये बिजार और समझ से बाहर की बलि सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। वो अपनी नेदरवर्ल्ड आई को एक्टिवेट करके आसपास का नजारा देखता है तो दंग रह जाता है। वहां जमीन पर एक भी कॉर्प्स यानी लाश नहीं बची थी और उन सब की 3 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। इससे ये साफ शीशे की तरह साफ हो जाता है कि इस पूरे सैक्रिफाइस का डायरेक्ट कनेक्शन उन आत्माओं से ही है। किसी दरिंदे ने इस ऑल्टर का इस्तेमाल करके उन बेबस विलेजर्स की आत्माओं को जबरदस्ती स्ट्रिप कर लिया है, ताकि वे किसी खौफनाक शैतानी चीज के लिए फीडिंग तैयार कर सकें। वो प्रेमी बंदा अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए चीखता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मेरी गैंगन्यांग इस पूरी दुनिया में सबसे किंडेस्ट यानी दयालु औरत है। उसने अपने ही लोगों पर इस तरह का जुल्म होते कैसे सहन कर लिया। उसने इन आउटसाइडर्स को अपने मासूम क्लान्समैन को यूं बेरहमी से स्लॉटर करने की इजाजत कैसे दे दी। तो योद्धा उसे शांत करते हुए कहता है कि अगर तुम वाकई में इस पूरे सच को जानना चाहते हो तो अभी हम यहाँ से हजारों मील दूर हैं। बेहतर यही होगा कि हम सीधे उसके पास जाकर उसके मुंह पर ये सवाल पूछें। फिर वो बंदा आगे की बात बताते हुए कहता है कि आपको अंदाजा नहीं है ब्रदर, इस तरह का खौफनाक सैक्रिफिशियल मेथड न तो हमारे गैंगजियांग का है और न ही नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड के 108 रीजन्स में से किसी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड के कड़े नियमों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमन सैक्रिफाइस करना एक सबसे बड़ा एब्सोल्यूट टबू माना जाता है। किसी नीच इंसान ने मेरे पूरे टेरिटरी को एक स्लॉटर हाउस में बदल दिया है, जहां कोई भी आकर हमारे लोगों को बुली कर रहा है। तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें इस सैक्रिफाइस के पीछे का असली पर्पस समझ आ रहा है। तो वो जवाब देता है कि जैसा मुझे पहले से डाउट था, कुछ दुष्ट लोग इस अंडरवर्ल्ड के सभी लिविंग बीइंग्स की आत्माओं को निचोड़कर किसी बहुत ही ईवल और ताकतवर बीइंग की स्पिरिट्स को नरिश करने और उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे हैं। तभी दूर छुपे पहरेदार आपस में फुसफुसाते हुए बात करते हैं कि अभी अभी जो 2 लोग वहां प्रकट हुए थे उनकी असली आइडेंटिटी का पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। उनमें से एक बंदा तो एकदम अननोन है, लेकिन दूसरा बंदा पक्का हमारे गैंगचन क्लैन का ही कोई मेंबर लगता है। हमारे गैंगचन क्लैन के लीडर की मुख्य टैलेंट केवल हेड रिप्लेसमेंट तक सीमित नहीं है। जब ये टैलेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है तो वो इंसान अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इस वक्त उस चालाक गैंगनियांग के अलावा इस पूरे गैंगशन क्लैन में सिर्फ वो यूजलेस संगेंग ही बचा हुआ है। लेकिन इस नए आए बंदे का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है, जो हमारे खानदानी टैलेंट से थोड़ा अलग लगता है। इसके गले पर कई सारे अजीबो गरीब मार्किंग्स बने हुए हैं। तो क्या ये सच में मेरा वही भतीजा संगेंग हो सकता है जो सालों बाद गैंग वापस लौटा है। हालांकि उसके सबॉर्डिनेट्स उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाए, लेकिन बली वाली जगह को देखकर उसका गुस्सा एकदम जेन्युइन था। ये बात पूरी तरह से मेक सेंस करती है। वो फौरन अपने जासूसों को ऑर्डर देता है कि अपने आदमियों को भेजो और इन दोनों पर कड़ा पहरा रखो। इनकी हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट मुझे तुरंत मिलनी चाहिए। साथ ही अगले 500 ली के दायरे में पूरी तरह से सर्च अभियान चलाओ, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई आउटसाइडर हमारी इस ह्यूमन सैक्रिफाइस की खबर बाहर की दुनिया तक न ले जा सके। मेरे लिए कोई बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ताकि मैं अपने उस भांजे से 100 साल बाद सही तरीके से मुलाकात कर सकूं। अब आगे रास्ते पर जैसे जैसे वे दोनों सफर तय करते हैं, लगभग हर 100 लाई की दूरी पर उन्हें एक न एक ऐसा विलेज मिलता है जिसे पूरी तरह से बलि चढ़ाकर तबाह कर दिया गया था। वे जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, आसपास का इलाका उतना ही ज्यादा डेसोलेट और वीरान होता चला जा रहा था। इस गैंगचन टेरिटरी के इतने सुनसान होने की असली वजह ही यही थी कि इन खौफनाक सैक्रिफाइसेस की भयानक खबरें अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं, जिसकी वजह से कोई भी शरीफ इंसान इस वीरान जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। वे तबाही के खौफनाक नज़ारे, कंकालों से पटे पड़े गांव और सन्नाटे को देखकर सोचता है कि अगर वाकई में
ये सब उस फेक गैंग नियांग की ही घिनौनी करतूत है, तो उसके दिए हुए वो IOUs और मनी छूने में भी घिन आती है। ये सभी बेबस लोग भी तो इसी गैंग क्लैन के मासूम मेंबर्स थे। यहाँ पड़े स्केलेटन्स काफी हद तक संभाल कर रखे गए लगते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये किसी और ही तरह का विचित्र सैक्रिफाइस था। इस गैंग टेरिटरी का ये पतन पक्का उसी औरत से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत शायद उसी दिन से हो गई थी जब संगैंग यहाँ से दूर गया था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक उम्रदराज बंदा बाहर निकलता है और बहुत ही भावुक होकर चिल्लाता है कि लिटिल सनियर, ये तो सच में तुम ही हो। मैं तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो प्रेमी बंदा उसे देखकर खुशी से झूम उठता है और योद्धा को बताता है कि ब्रदर चैन, ये मेरे अपने क्लैन के अंकल हैं, मेरे पिता की जनरेशन के सबसे छोटे भाई और वो रिलेटिव जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। लेकिन वो पुराना अंकल अचानक अपनी मुद्रा बदलते हुए कड़क आवाज में डांटता है कि फौरन 3 फीट पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम दोनों को थीव्स यानी नीच चोर समझकर वहीं ढेर कर दूंगा। तो वो भतीजा जल्दी से बीच में आकर बात संभालता है कि अंकल शांत हो जाइए, ये कोई चोर या दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो एस्कॉर्ट यानी बॉडीगार्ड है जो मुझे सुरक्षित मेरे घर तक छोड़कर आया है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इनका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है और ये बस मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान थे। जिस पर वो बूढ़ा अंकल हैरानी से देखता है और तंज कसते हुए कहता है कि क्या एस्कॉर्ट करने वाले बॉडीगार्ड्स की प्रजाति बहुत समय पहले इस नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड से हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश नहीं हो चुकी थी? तो फिर ये मामूली इंसानी बंदा इस संगैंग के साथ कैसे फंसा हुआ है? वो योद्धा ठंडे दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज करता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है कि बूढ़े इंसान, तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सीधे सीधे काम की बात करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अंकल अपनी चाल बदलते हुए कहता है कि यंग फ्रेंड, तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरे गैंग क्लैन का यंग मास्टर है और मैं तो बस सालों से इसकी तलाश कर रहा था। आज जाकर हमें इसका पता चला है और हम इतनी दूर सिर्फ इसे वापस ले जाने आए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे? लेकिन योद्धा नीची नजरों से घूरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई इडियट हूँ जो तुम्हारी इन झूठी बातों के झांसे में आ जाऊंगा? अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, वहाँ गैंग टियांडू पहले से इंतजार कर रहा है। मैं इसे सीधे उसी के ठिकाने पर लेकर जाऊंगा और तुम लोग बाद में इसके साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम चुपचाप मेरे रास्ते से गेट लॉस्ट हो जाओ। तब वो मासूम भतीजा अपने अंकल से पूछता है कि अंकल, आखिर मेरी गैंग नियांग कैसी है? क्या वो पूरी तरह से ऑलराइट है? तो वो अंकल झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि मेरे प्यारे शाओ सान, तुम्हें असलियत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो गैंग नियांग अब वैसी मासूम औरत बिल्कुल नहीं रही जिसे तुम छोड़ कर गए थे। तुम्हारे गायब होने के फौरन बाद उस चालाक औरत ने फॉरेन पावर्स यानी बाहरी शैतानी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया। उसने उन खूंखार दुश्मनों को हमारी पावन गैंगचन टेरिटरी में आसानी से इन्वेड करने का पूरा रास्ता बना कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ कभी न खत्म होने वाली भयंकर वॉर छिड़ गई। और तो और उस लालची औरत ने एक मामूली हेवनली रैंक हासिल करने के लालच में हमारे पूरे गैंगचन टेरिटरी को दुश्मनों के हाथों बार्गेन चिप की तरह बेच दिया। ये सुनते ही वो भतीजा जोर जोर से अपना सिर हिलाते हुए चीखता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मेरी गैंग नियांग तो अपनी जिंदगी में कल्टीवेशन से सबसे ज्यादा नफरत करती थी और उसने कभी अपनी रियल्म की परवाह नहीं की, तो फिर वो किसी मामूली हेवनली रैंक के लिए हमारे पूरे साम्राज्य को दुश्मनों के हवाले कैसे कर सकती है? आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो अंकल ठंडी सांस भरते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखों से रास्ते भर जो खौफनाक नज़ारे देखे हैं, क्या वे इस बात का सबूत नहीं है? अगर वो आज भी पुरानी वाली सीधी दयालु औरत होती तो क्या वो अपने ही मासूम लोगों को यूं बलि चढ़ते और स्केलेटन बनते देखकर खामोश बैठी रहती? लेकिन वो योद्धा मन ही मन में पूरे खेल को समझ जाता है और सोचता है कि ये बूढ़ा इंसान बेहद चालाकी से सिर्फ आधा सच बोल रहा है। इस इलाके में चल रहा ये घिनौना सैक्रिफाइस पक्का इसी बूढ़े और इसके आकाओं का रचाया हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि सिर्फ वही इंसान अपनी रियल्म को तोड़कर सेलेस्टियल रियल्म तक पहुंच सकता है और स्वर्ग के सीक्रेट्स हासिल कर सकता है, जिसके पास पूरी 3 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स वाली कंप्लीट बॉडी मौजूद हो। उस गैंग नियांग को अच्छी तरह पता था कि ये संगैंग बाहर सिर्फ एक कंप्लीट सोल हासिल करने गया था, इसलिए ये नीच लोग असल में पिछले 100 सालों में हासिल की गई इस संगैंग की सारी अचीवमेंट्स को धोखे से प्लंडर करने यानी छीनने की फिराक में है। तभी वो अंकल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे लिटिल सांगेंग, हम पूरे 100 सालों से दर दर भटक कर सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे थे ताकि तुम वापस आकर हमारा लीडरशिप संभालो। तुम हमारे साथ चलो और उस धोखेबाज औरत के सामने खड़े होकर पूरे गैंगशन क्लैन के लिए जस्टिस की मांग करो। वो मासूम भतीजा उसकी बातों में आकर भावुक हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं खुद गैंग नियांग के सामने जाकर उससे पूरा हिसाब मांगूंगा। आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जब मैं उसे सही जगह पर ले आऊं तब आप लोग आराम से अपना जस्टिस मांगते रहना।
लेकिन योद्धा अपने सब्र का बांध टूटते देखकर कड़क आवाज में चिल्लाता है कि मैंने अपनी बात साफ कह दी है। इस बूढ़े के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 3 सांसों का समय बचा है। फौरन मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। वो अंकल गुस्से में तिलमिला उठता है कि तुम घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो। और वैसे भी मैंने खबर सुनी है कि वो चालाक औरत आज से ठीक 3 दिनों बाद किसी फॉरेनर से मैरी करने जा रही है। ये सुनते ही भतीजा चौंक कर कहता है कि क्या, ये सब क्या बकवास है। फिर वो योद्धा से मिन्नतें करने लगता है कि मेरे अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं और वे मुझे कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। क्यों ना हम इन्हें भी अपने साथ गैंगशन कैपिटल ले चलें। वैसे भी ये हमारे अपने क्लैन की टेरिटरी है और ये सब मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। अगर आप मुझे इनके हवाले कर देते हैं तो आपका एस्कॉर्ट मिशन भी यहीं पूरा माना जाएगा। इसके बदले में मैं आपको पूरे 10 सिल्वर घोस्ट कॉइन्स देने को तैयार हूँ। लेकिन वो योद्धा पल भर में अपनी तेज सॉर्ड हवा में लहराता है और एक ही झटके में उस अंकल का काम तमाम कर देता है। गर्दन कटते ही वो भतीजा बदहवास होकर चिल्लाता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरे अपने अंकल को मार डाला। आप तो मेरे पूरे परिवार के कातिल बन गए हैं। लेकिन योद्धा उसके कटे हुए शरीर से गिरी एक खास चीज को अपनी नाइफ की नोक से उठाकर उसके सामने करता है और कड़क आवाज में पूछता है कि जरा अपनी आंखें खोलकर देखो कि ये क्या है। क्या तुम पहचान सकते हो कि ये सिंबल किस भयानक क्लैन का है? वो भतीजा उस टोकन को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और हकलाते हुए कहता है कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मेरे अंकल का संबंध इन नीच लोगों से कैसे हो सकता है? ये लोग भला इस दुष्ट नाइटमेयर क्लैन के सामने कैसे सरेंडर कर सकते हैं? तो योद्धा गंभीर आवाज में समझाता है कि ये डीमन फ्रंटियर डीमन क्लैन का पर्सनल एनवॉय टोकन है। ये खास टोकन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पूरी तरह से उनके वेसल फोर्सेस यानी गुलाम बन चुके होते हैं। मैंने अच्छी तरह से सुन रखा है कि ये डीमन क्लैन लोगों को बीविच करने और अपने मायावी सपनों में फंसाने में बेहद एक्सपर्ट माना जाता है। वे अपनी जादुई ताकतों से बहुत ही सुंदर ड्रीम्स फैब्रिकेट करते हैं और अगर कोई मासूम इंसान एक बार उनके इस ड्रीम में उलझ जाए तो वो उस मायावी इल्यूजन में इतना गहरा डूब जाता है कि आखिर में उसकी फिजिकल बॉडी सोते सोते ही विदर होकर दम तोड़ देती है। ये दुष्ट लोग कभी बाहरी दुनिया के साथ सीधे तौर पर एसोसिएट नहीं होते और न ही कोई रिटन एग्रीमेंट करते हैं। किसी भी बाहरी बंदे को इनकी टेरिटरी में एंटर करने और इनकी हेल्प हासिल करने के लिए सबसे पहले इनका वसल यानी गुलाम बनना पड़ता है। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि इस गैंगशन क्लैन के अंदर छिड़ी भयंकर उथल पुथल के पीछे असल में इसी डीमन क्लैन का खौफनाक हाथ है? और अब तुम्हें ये भी समझ आ जाना चाहिए कि मैंने अपनी स्वॉर्ड क्यों निकाली थी। तुम्हारे क्लैन के कड़े रूल्स के हिसाब से किसी भी बाहरी दुश्मन फोर्स के साथ हाथ मिलाना सीधा सीधा ट्रीजन यानी सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाता है। तुम्हारा ये अंकल अपनी जेब में ये टोकन लेकर घूम रहा था जो इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि वो गद्दार बन चुका था। और जरा सोचो कि इन लोगों को इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे पता था कि हम इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। आते ही इन्होंने सबसे पहले तुम्हारे और मेरे बीच डिस्कॉर्ड यानी फूट डालने की कोशिश क्यों की? ये कोई इत्तेफाक या रेंडिजवस बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये लोग सीधे सीधे तुम्हें ट्रैप करने आए थे। जब उस भतीजे को पूरी बात समझ आती है तो वो सिर झुकाकर शर्मिंदा होता है और कहता है कि जब वे सब कुछ जानते थे तो उन्होंने आपका थैंक यू क्यों नहीं माना। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर साई। उसी पल सिस्टम की तरफ से एक लाउड नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अपने एम्प्लॉयर की जान बचाने और ह्यूमैनिटी के कड़े प्रिंसिपल्स पर टिके रहने के लिए उसे पूरे 5 स्टार रेटिंग का रिवॉर्ड दिया जाता है। वो योद्धा मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये सिस्टम दिन ब दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फैमिली और ह्यूमैनिटी की बातें वाकई काफ़ी हैवी होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम में मनी बहुत तगड़ा मिलता है। अब तो हम सच में रिच बनने वाले हैं। वो भतीजा उस अंकल की बॉडी के पास से मिली थैली को खोलता है और कहता है कि आपकी एक्सेप्ट करने की क्षमता सच में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भले ही हमारे पास कितना भी मनी क्यों ना आ जाए, क्या हम आगे जाने के लिए कोई सुरक्षित फेरी ढूंढ पाएंगे? चलो इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। लेकिन जैसे ही वो थैली खोलता है, उसके अंदर से निकली चीज को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुशी से पागल होकर चिल्लाता है कि गैंगन्यांग, हाँ, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर के वे सारे लोग सरासर लायर्स थे। मेरी गैंगन्यांग तो आज भी मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन अचानक उस थैली से निकली इमेज को ध्यान से देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह से पेल पड़ जाता है और वो हकलाने लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मैं कोई खौफनाक ड्रीम देख रहा हूँ? मेरी प्यारी गैंगन्यांग अचानक एक मैन यानी आदमी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है? क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा है? तुम तो साफ तौर पर गैंगन्यांग ही दिख रही थी। फिर ये क्या माजरा है? क्या ये कोई इल्यूजन है?
तो योद्धा अपनी नाइफ लहराते हुए सावधान करता है कि नहीं, ये कोई साधारण इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये उस डीमन रेस की एक बेहद खतरनाक सीक्रेट टेक्निक है जो किसी भी इंसान के दिल में छिपी सबसे गहरी ऑब्सेशन यानी सनक को एक प्यारे से ड्रीम में बदल देती है। एक बार जब कोई इंसान इस ड्रीम से अफेक्टेड हो जाता है तो वो उस खूबसूरत एहसास में इमर्स्ड होकर हमेशा के लिए इटर्नल डैमनेशन में डूब जाता है और उसकी बॉडी तड़प तड़प कर मर जाती है। मुझे शुरुआत में ही कुछ डेंजर की भनक लग गई थी, इसलिए मैंने अपनी अंगुली से इस मनी बैग को दूर से ही फ्लिक करके खोला था। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि इन दुष्टों ने इसके अंदर इतना विशियस ट्रिक छिपा रखा होगा। इससे साफ पता चलता है कि वे अंकल और उनके साथी शुरू से ही हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जान से मारने का इंटेंशन लेकर आए थे। योद्धा कड़क आवाज में हुक्म देता है कि अपनी बातें बंद करो और जल्दी से अपने कदम बढ़ाओ। मुझे बहुत जल्दी है और हमारे पास फालतू समय वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। रास्ते भर में मिले हर एक सबूत और नजारे से यही साफ इशारा मिल रहा था कि अब राजमहल में बैठी वो गैंग नियांग वो पुरानी वाली औरत बिल्कुल नहीं रही जो इसके दिल में बसी हुई थी। हालांकि ये संगैंग दिखने में काफी सिंपल माइंडेड और बेवकूफ सा लगता है, लेकिन अंदर से ये हद से ज्यादा स्टबर्न और जिद्दी किस्म का बंदा है। ये लगातार दूसरा विलेज था जहाँ से गुजरते हुए उसने पूरे सम्मान के साथ बलि चढ़े बेबस लोगों के स्केलेटन्स को अपनी उंगलियों से खोदे गए गड्ढों में बरीड किया था। वो नम आंखों से दुआ मांगते हुए फुसफुसाता है कि मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी मासूम आत्माएं अपने नेक्स्ट लाइफ में किसी अच्छी जगह रिबॉर्न हो। प्लीज दोबारा कभी इस खौफनाक डेसोलेट लैंड में जन्म मत लेना और इस कैनिबलिस्टिक वर्ल्ड यानी इंसानों को खाने वाली भयानक दुनिया में दोबारा कभी मत आना। योद्धा उसके पीछे खड़ा होकर ठंडी सांस भरता है और सोचता है कि अगर वाकई में इन बदकिस्मत लोगों के पास कोई नेक्स्ट लाइफ होती तो शायद इस तबाह हो चुकी दुनिया को अभी भी सेव्ड किया जा सकता था। लेकिन जब दुश्मनों ने इनकी 3 souls एंड 7 spirits को ही जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो इन बेचारों का तो रिइंकार्नेशन लेने का आखिरी थॉट भी हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश हो चुका है। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा शख्स बाहर निकलता है और तालियां बजाते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि वाह यंग मास्टर वाह, आप तो सच में उतने ही काइंड हार्टेड और दयालु निकले जितनी कि आपके बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। ये नीच और कौड़ी के लोग पिछले कई 100 सालों से इस सन्नाटे में बिना किसी कफन के मरे पड़े थे और किसी ने आज तक इनकी कॉर्प्सेस को कलेक्ट करने की जुर्रत नहीं की। सिर्फ आप जैसा एक नंबर का फूल ही अपनी एनर्जी वेस्ट करके इनके लिए गड्ढे खोदने का काम कर सकता है। आपकी ये बेवकूफ़ी भरी हरकत सच में बहुत ज्यादा टाचिंग है। हाँ। योद्धा अपनी स्वॉर्ड की नोक उसकी तरफ करते हुए चिल्लाता है कि रुक जाओ, अपनी बकवास बंद करो, जरा ध्यान से देखो। ये बंदा न तो पूरी तरह से मेल लगता है और न ही फीमेल। आखिर ये किस तरह की विचित्र चीज सामने आ खड़ी हुई है। तो वो अजीब शख्स अपने चेहरे पर घमंडी मुस्कान लाते हुए कहता है कि अरे ओ डीमन क्लैन के गुलाम, जरा अपनी जुबान को लगाम दो। मैं इस वक्त पूरे गैंगशन क्लैन का नया पेट्रियार्च यानी परम अध्यक्ष बन चुका हूँ। तो वो भतीजा हैरानी से पूछता है कि क्या तुम पेट्रियार्च हो? लेकिन अफवाहों के मुताबिक तो गैंग नियांग का फियांसे ही नया पेट्रियार्च बनने वाला था और सब लोग तो कहते थे कि वो बंदा इस पूरे गैंगशन क्लैन का सबसे डम्बेस्ट गुड फॉर नथिंग यानी महाबेवकूफ इंसान है। फिर तुमने इतनी आसानी से मेरी आइडेंटिटी का गैस कैसे लगा लिया? तो वो नया पेट्रियार्च कड़क कर हंसते हुए जवाब देता है कि अब इस क्लैन को गैंगशन क्लैन कहने की बेवकूफ़ी मत करो, इसे अब से गैंग्यान क्लैन के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी उस लाचार गैंग नियांग के पैरों में ग्रोवलिंग यानी गिड़गिड़ाने और भीख मांगने के बाद मुझ महान पेट्रियार्च ने तरस खाकर अपने नोबल यान क्लैन के पवित्र ब्लड लाइन को तुम्हारे इस डेस्पिकेबल और घटिया गैंग क्लैन के नीच खून के साथ कंबाइन करने की परमिशन दी है ताकि तुम नीच लोगों का उद्धार हो सके। अब मैं तुमसे बकवास करके अपनी जबान थकाना नहीं चाहता। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सिर्फ 3 सांसों के अंदर मेरे सामने से गेट आउट हो जाओ। जिस पर योद्धा अपनी नाइफ को उंगलियों में घुमाते हुए मुस्कुराता है कि वाह, ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह दी तुमने। लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम इस लड़के की प्रोटेक्शन करने लायक भी हो? तुम्हारी इस इमेंस पावर को देखते हुए जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास मुझे गेट लॉस्ट कहने का पूरा राइट मौजूद है। तुम काफी सेंसिबल लगते हो और उन ब्रेनलेस यंग मास्टर्स जैसे बिल्कुल नहीं हो जिनसे मेरा पाला पड़ता रहता है। तुम काफी फ्लेक्सिबल हो और टाइम देखकर भागने में एक्सपर्ट लगते हो। मैं तो शुरुआत में तुम्हें अपने डीमन क्लैन में शामिल होने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का मन बनाकर आया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी ये बदसूरत अपीयरेंस मेरी आंखों को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। मुझे पूरा डर है कि मेरे क्लैन के लोग तुम्हें देखकर डिसलाइक करेंगे, इसलिए सॉरी, मुझे तुम्हें यहीं खत्म करना होगा। ये सब सुनकर वो भतीजा बुरी तरह डर जाता है और योद्धा के पीछे छिपते हुए फुसफुसाता है कि ब्रदर चेन ग्वान, मुझे अब आगे वापस अपने घर जाने में सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे खौफ है कि आगे का नज़ारा इससे भी ज्यादा इफेमिनेट और भयानक होने वाला है। तो योद्धा चिढ़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम फिर से क्विटिंग करने की बात कर रहे हो? जरा अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ। मैं तो बस एक मामूली एस्कॉर्ट यानी बॉडीगार्ड हूँ।
इस घटिया बंदे के सामने जाकर कन्फेसिंग करना या अपनी जात बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हम दोनों रास्ते में इतनी दूर तक आ चुके हैं, तो अब मैं तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में अबैंडन बिल्कुल नहीं कर सकता। या फिर मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। अगर मैं तुम्हें अभी एक जोरदार थप्पड़ मारकर अनकॉन्शियस कर दूं और सीधे उठाकर वहां फेंक आऊं, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी और थोड़ा कम कैश हाथ लगेगा। लेकिन वो भतीजा अपना सिर झुकाकर गंभीर आवाज में कहता है कि प्लीज गुस्सा मत होइए ब्रदर चैन। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी अपनी आंखों से देखना ही असली सच होता है। चाहे रास्ते के इन खौफनाक ट्रैजिक सीन्स के पीछे मेरी गैंगनियांग का हाथ हो या न हो, लेकिन इस गैंगचन क्लैन का यंग पेट्रियार्च होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं खुद वहां जाकर हर एक चीज को पर्सनली वेरीफाई करूं, ताकि इन बेबस बलि चढ़ी आत्माओं को सही एक्सप्लेनेशन दिया जा सके। और वैसे भी आज से पूरे 1000 साल पहले हमारे इंसानों की नस्ल भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरती थी। शहर के शहर इसी खौफनाक तरीके से सैक्रिफाइस्ड कर दिए जाते थे। तो योद्धा उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में इस बात की चिंता सता रही है कि तुम्हारी वो प्यारी गैंगनियांग भी उन शैतानी लोगों के साथ पूरी तरह से ज्वाइन हो चुकी है? तो भतीजा ठंडी सांस भरते हुए बताता है कि 100 साल पहले मेरा इस गैंगशन टेरिटरी को छोड़कर अचानक गायब होना भी उन्हीं शैतानी लोगों की चालबाजियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद भी ये भयंकर ट्रेजेडी यहाँ लगातार घटती रहेगी। तो योद्धा तंज कसते हुए कहता है कि वाह मेरे भाई, तो तुम इतनी देर से रास्ते भर अपनी काम की इन्फॉर्मेशन को छुपाकर बैठे हुए थे और अब जाकर धीरे धीरे उगल रहे हो। जिस पर वो शर्मिंदा होकर सफाई देता है कि ब्रदर चैन, मेरा इरादा आपसे कुछ भी हाइड करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि ये सारा खेल कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के षड्यंत्र से जुड़ा है। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब गैंगनियांग के साथ मेरी वेडिंग की रात होने वाली थी। ठीक उससे एक रात पहले वो अचानक मेरे पास आई और उसने बहुत ही गंभीर होकर मुझसे कहा कि मुझे फौरन ये इलाका छोड़कर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करने जाना होगा, ताकि हमारा पूरा गैंगचन क्लैन कभी इंसानों की तरह मिट न जाए। उसने मुझसे वादा किया था कि जब मैं वहां से सफलता हासिल करके लौटूंगा तो वो पूरी दुनिया की तमाम रेसेस के सामने मुझसे फिर से शादी करेगी और हम दोनों मिलकर अपने गैंगचन क्लैन को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस खौफनाक 10 डेसोलेट लैंड्स के बीचों बीच पाया और वहां मुझे गैंगनियांग का भेजा हुआ एक गुप्त मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे हर हाल में उस 10 डेसोलेट लैंड्स की नरक जैसी जिंदगी में पूरे 100 सालों तक सरवाइव करना होगा और खुद को गैंगशन क्लैन का असली हेड साबित करना होगा। तब योद्धा चौंक कर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ओ अच्छा, तो तुमने उस भयानक यिंगलैंड के कड़े रूल्स से बचने के लिए अपने सिर को दूसरों से रिप्लेस किया था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हारे सिर का ये हिस्सा और तुम्हारी बॉडी के बाकी तमाम पार्ट्स असल में अलग अलग बड़े मॉन्स्टर्स और डीमंस के अंगों को काट कर जोड़े गए हैं। वो भयंकर डीमंस जिन्हें ग्रेट जाओ साम्राज्य ने 10 डायरेक्शन स्वाम्प के अंदर हमेशा के लिए सप्रेस करके रखा था। वे राक्षस अचानक यूं ही सड़क पर रायट नहीं करने लगे थे, बल्कि वे इसलिए पागल हो गए थे क्योंकि तुम जैसा सिरफिरा बंदा उस स्वाम्प में घूम घूम कर खूंखार राक्षसों को जान से मार रहा था और उनके अंगों को काट कर अपने शरीर में लिविंग पार्ट्स की तरह ग्राफ्ट कर रहा था। वे राक्षस उस यिंगलैंड के साथ आर पार की खूनी जंग लड़ना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हमारा इंसानी साम्राज्य तो कब का तबाह हो चुका था और अब तुम्हारा ये गैंगशन क्लैन भी बिल्कुल उसी बर्बादी के नक्शेकदम पर आगे बढ़ चुका था। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि तुम्हारी उस चालाक गैंगनायांग को बहुत पहले से उस परम रहस्य का पता चल चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस अंडरवर्ल्ड के अंदर कंप्लीट 3 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स को हासिल करना ही उस परम सेलेस्टियल रियल्म और उसके गुप्त तख्त तक पहुंचने का एकमात्र सीक्रेट रास्ता है। और उस जैसी तेज तर्रार औरत इतनी आसानी से मर भी नहीं सकती थी। उसने बड़ी चालाकी से प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का खेल खेला और पूरे प्रिंस को कैट से रिप्लेस करके अपने ही बेबस क्लैंसमैन को बलि का बकरा बना दिया। शायद उसे उस आत्माओं के सीक्रेट का पता चलते ही उसने सृष्टि के किसी बहुत बड़े टाबू यानी कड़े नियम का उल्लंघन कर दिया होगा और उसी अपराध की सजा या समाधान के तौर पर तुम्हें उस खौफनाक 10 डेसोलेट लैंड्स में भेजा गया ताकि तुम वहां जाकर उस पूरी कंप्लीट सोल को अपने अंदर कॉन्डेंस कर सको और एक सेलेस्टियल बीइंग बनकर उस बहुत बड़े टाबू का मुकाबला कर सको। लेकिन वो बहुत बड़ा टाबू आखिर किस बला का नाम था, ये बात मुझे भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। हालांकि इतना तो पक्का है कि वे मामूली घोस्ट रेसेस उस टाबू का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वे इस विशाल नेदर सी को क्रॉस करके इस तरफ कदम भी रख सकें। वो पक्का वही रहस्यमयी वॉइड ऑफ रिटर्न या फिर उसके पीछे छिपी हुई कोई बहुत बड़ी टेरर यानी खौफनाक ताकत हो सकती है। तभी अचानक वातावरण में एक अजीब सी भारी गूंज सुनाई देती है और कोई अनजान शख्स व्यंग्य कसते हुए कहता है कि वाह,
जो इंसानी नस्ल आज से पूरे 1000 साल पहले इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट यानी नामो निशान मिट चुकी थी, वो आज इस अंधेरे नेदरवर्ल्ड में फिर से एक एस्कॉर्ट यानी बॉडीगार्ड के रूप में जिंदा घूम रही है। ये नज़ारा देखना सच में बेहद इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला है। ऐसा लगता है कि हमारी ये लंबी ट्रिप बिल्कुल भी वेस्टेड नहीं जाने वाली। तभी पास खड़ा उसका साथी घबराकर फुसफुसाता है कि यंग मास्टर मो, इस सामने खड़े मामूली इंसान की ऑरा थोड़ी वियर्ड और अटपटी लग रही है। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये बंदा उन आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता जिन्हें मैंने आज से पूरे 1000 साल पहले अपनी आंखों से देखा था। क्या ये संभव है कि ये इंसानों की कोई नई स्पीशीज यानी आधुनिक प्रजाति विकसित हो गई हो? तो यंग मास्टर मो अपनी गहरी आंखों से घूरते हुए कहता है कि मुझे भी इसका पूरी तरह अंदाजा नहीं है, लेकिन इसकी ये ऑरा सच में बहुत अनफेमिलियर और अनजान है और इसकी कल्टीवेशन रियल्म भी काफी स्ट्रेंज महसूस हो रही है। नियमानुसार तो इंसानों के पास इतनी भयंकर ताकत होनी ही नहीं चाहिए थी। ये बंदा इंसानी रूप धारण कर सकता है और अपने अंदर इंसानी अवतार की असीमित पावर रखता है। तो क्या ये संभव है कि ये उस परम रहस्यमयी पावन जगह से बिलोंग करता हो? तभी वो भतीजा गुस्से में आगे आकर चिल्लाता है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे संगेंग को सुरक्षित जाने दोगे, फिर तुम बार बार अपने वचनों से पलटकर हम पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम जैसे नीच लोग सच में पूरी तरह अनट्रस्टवर्दी यानी धोखेबाज हो। जिस पर यंग मास्टर मो ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे गिरे हुए गेंगशिन क्लैन के मामूली कीड़ों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। याद रखो कि तुम्हारे पास हमसे क्वेश्चन करने का कोई राइट मौजूद नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को ओबे करना है। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने इस टोन में अपनी जुबान खोलने की दुस्साहस की तो मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि ये बेवकूफ़ लड़का भी बहुत जल्द उन्हीं लाशों की तरह ऑल्टर पर चढ़कर सैक्रिफाइस बना दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे इस बेवकूफ़ यंग मास्टर को वापस लौटने से रोकने के लिए हमारे इश्यू क्लैन ने अपने 3 सबसे बेहतरीन योद्धाओं को भेजा था, जिन्होंने पूरे 100 सालों तक रास्ते पर रुककर इसका इंतजार किया। लेकिन तुम्हारे इस सिरफिरे एस्कॉर्ट ने आते ही मेरे उन तीनों वफादार योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला। तुम्हें हमारे इस बहुत बड़े लॉस का कॉम्पेंसेशन यानी पूरा मुआवजा चुकाना ही पड़ेगा। तो सामने से जवाब आता है कि मुआवजा देना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हें मुंह मांगा हर्जाना देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक सख्त शर्त है कि तुम्हें इस लड़के के बगल में खड़े इस खतरनाक एस्कॉर्ट को हर हाल में जान से मारना होगा। जब ये संगेंग इस गेंगशिन टेरिटरी की सीमाओं से बाहर कदम रखे तो इसे वापस महल के करीब भटकने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज से ठीक 5 दिनों बाद हमारे विशाल गेंगशिन कैपिटल के अंदर एक बहुत ही पवित्र और विशाल नेदरवर्ल्ड सैक्रिफाइस का आयोजन होने जा रहा है और हम किसी भी कीमत पर इस लड़के को उस पवित्र रिचुअल के बीच में टांग अड़ाने नहीं दे सकते। तुम्हें इसके रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करना होगा। और खबरदार, जो तुमने इस बारे में कोई फालतू सवाल पूछने की कोशिश की, तुम्हें सिर्फ अपना काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यंग मास्टर मो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे इस शैडो क्लैन के पुराने रिश्तों का लिहाज रखते हुए मैं तुम्हें मुआवजा छोड़ने को तैयार हूँ और इसके बदले पूरे 100 गोल्ड घोस्ट कॉइन्स लेने पर सहमति जताता हूँ। लेकिन तभी रास्ते के दूसरी तरफ से अचानक चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। वो भतीजा बदहवास होकर चिल्लाता है कि ओ नहीं ब्रदर चेनगुआन, जरा अंदर चलकर देखिए। अंदर अल्तार के पास कुछ बहुत ही भयानक लोग खुलेआम सैक्रिफाइस अंजाम दे रहे हैं। वे बेबस लोग पूरी तरह से लाइफलेस हो चुके हैं और उनके शरीर से आत्माएं निकाली जा रही हैं। तो योद्धा अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ते हुए कड़क आवाज में हुक्म देता है कि अपनी जगह पर फ्रीज हो जाओ और 1 इंच भी आगे मत हिलना। सामने देखो, वहां पहले से भयंकर खतरे की आहट हो चुकी है और ताकतवर दुश्मनों का पहरा लगा हुआ है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वे दोनों आगे बढ़ते हुए एक बेहद भयानक और खौफनाक इलाके में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ था। अचानक उनके रास्ते में कई सारे भयानक और खूंखार लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। वे दुष्ट अपनी छाती ठोकते हुए बड़े ही घमंड से चिल्लाते हैं कि यहाँ ग्रीडी फियर्स सेक्ट और ग्रीडी हाउस सेक्ट का कब्जा है। तुम दोनों सिरफिरे कौन होते हो जो बिना हमारी इजाजत के इस इलाके में घुसे चले आ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तो वो योद्धा अपनी स्वॉर्ड को बड़े ही टशन के साथ हाथ में घुमाता है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े ही बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी ये दुस्साहस कैसे हुई कि तुम मेरे सामने आकर इस तरह फालतू की बकवास करने की हिम्मत करो? उसकी ये कड़क और निडर आवाज सुनकर वे सभी दुष्ट गुस्से में पूरी तरह से लाल पीले हो जाते हैं और अपनी दांत पीसते हुए चिल्लाते हैं कि तेरी ये हिम्मत, एक मामूली इंसान होकर तू हमसे इस तरह बात कर रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि ये पूरा गेंगशिन टेरिटरी बहुत समय पहले से हमारे नाइटमेयर क्लैन का एक रिस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन एरिया माना जाता है? तुम दोनों बेवकूफ यहाँ आकर सीधे अपनी मौत के कुएं में छलांग लगा रहे हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ कदम रखो और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचो भी?
तभी वो मासूम भतीजा सामने खड़े उस खूंखार और भयानक चेहरे वाले बंदे को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में अचानक हैरानी और खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो हकलाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि ब्रदर चेन गुआन, जरा गौर से देखिए। इस बंदे के शरीर से निकलने वाली भयानक ऑरा बिल्कुल उसी डीमन यंग मास्टर जैसी ही है जो हमें पहले मिला था, और इसके आसपास खड़े ये तमाम खूंखार लोग कोई और नहीं बल्कि वे ही दुष्ट, ग्रीडी, फियर्स स्पिरिट्स हैं जिनके बारे में हमने सुन रखा था। वो गुस्से से कांपते हुए उन दुष्टों से सवाल करता है कि आखिर तुम लोगों की हमारे इस मासूम जेंगशन क्लैन के साथ ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनी या खूनी रंजिश है जिसकी वजह से तुम मेरे बेबस और बेगुनाह लोगों पर इतना जुल्म ढा रहे हो। तुमने पूरे गांव के गांव तबाह कर दिए और उन्हें इस तरह बेरहमी से बलि चढ़ा दिया। तो वो दुष्ट उसकी बात सुनकर एक बहुत ही भयानक और ठंडी हंसी हंसता है। उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंज उठती है और वो नीची नजरों से घूरते हुए कहता है कि ओ अच्छा, तो तू भी इसी बदकिस्मत और तबाह हो चुके जेंगशन क्लैन का ही एक बचा कुचा मेंबर है। तेरी इस अजीबो गरीब और बदसूरत अपीयरेंस को देखकर तो मैं पहली नजर में तुझे पहचान ही नहीं पाया था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि तू खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में यहाँ आ पहुंचा है। अब हमें तुझे ढूंढने के लिए फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी आज से ठीक 5 वाइट्स के बाद हमारे इस विशाल इलाके में एक बेहद पावन और विशाल नेदरवर्ल्ड सैक्रिफाइस का आयोजन होने जा रहा है। उस महान और खौफनाक रिचुअल को सफलता से पूरा करने के लिए हमें अभी भी एक बहुत ही खास सैक्रिफिशियल आई की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, और अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुझे ही उस आल्टर पर चढ़ाकर उस सैक्रिफिशियल आई की कमी को पूरा करूंगा। फिर वो अपनी उंगली से उस योद्धा की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही रूखे अंदाज में कहता है कि जहां तक इस दूसरे इंसान की बात है तो ये इस गेंगशन क्लैन का मेंबर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी इस सीमा के अंदर कदम रखता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट सकता। इसे भी अपनी 4 सोल्स को हमारे क्रॉसिंग कैलमिटी डिवीजन यानी डुएसी को बतौर कॉम्पेंसेशन के रूप में सौंपना ही होगा। उसके बाद ही इसकी बची कुची आत्मा को यहाँ से दफा होने की इजाजत मिल सकती है। तो वो भतीजा उस घमंडी दुष्ट की ये खौफनाक बात सुनते ही डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और वो अपने योद्धा के पीछे छिपते हुए फुसफुसाकर कहता है कि ब्रदर चेन गुआन, मुझे सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे भयानक खेल के पीछे क्रॉसिंग कैलमिटी डिवीजन जैसी विशाल और खौफनाक ताकत शामिल हो सकती है। अगर ये खतरनाक संस्था सीधे तौर पर इस मामले में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब सिर्फ इस मामूली डीमन क्लैन का हाथ होना नहीं है, बल्कि उस विशाल डुएसी का बहुत ही बड़ा बैकर और सहारा इनके पीछे मजबूती से खड़ा है। और इतना ही नहीं, वे नीच लोग उस अनकही और रहस्यमयी जगह वाले गुइशु जेंगशन क्लैन के साथ भी सीधे तौर पर गहरे जुड़े हुए हैं। मेरे इस छोटे और कमजोर क्लैन ने आखिर किस मोड़ पर आकर इतने ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी दुश्मनों को प्रोवोक कर दिया और उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। अब हमारा बचना पूरी तरह से नामुमकिन लगता है, लेकिन वो योद्धा उनकी इन भयानक और डरावनी बातों को सुनकर जरा सा भी विचलित नहीं होता। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं आती, बल्कि वो मन ही मन में बेहद खुश होकर मुस्कुराता है और सोचता है कि ये जितने भी खूंखार और घमंडी लोग यहाँ खड़े हैं वे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा मनी बनाने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। मुझे इस तरह की भयंकर ट्रबल, दुश्मनों और मुश्किलों से निपटने का खेल खेलना सच में बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो अपने घबराए हुए एम्प्लॉयर के कंधे पर अपना भारी हाथ रखता है और बड़े ही शांत और दिलासा देने वाले अंदाज में कहता है कि तुम्हें रत्ती भर भी चिंता करने या डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुझे मेरा सही प्राइस और पूरा पेमेंट टाइम पर मिलता रहेगा तब तक मैं इन सभी दुश्मनों को एक एक करके अपनी स्पैनी सॉर्ड से काट कर ढेर कर दूंगा और इनमें से किसी एक सिंगल बंदे को भी जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा। हाँ, उसकी ये बेपरवाह हंसी और बातें सुनकर सामने खड़े वे सभी दुष्ट गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाते हैं। उनकी आंखों से मानो खून उतर आता है और वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये घटिया और बेवकूफ़ इंसान आखिर कहाँ से टपक पड़ा है जो हमारी आंखों के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। इसे अपनी औकात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तो वो योद्धा बिना किसी जल्दीबाजी के अपनी पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा और पेन निकालता है और बड़े इत्मीनान से कहता है कि सुनो भाइयों, मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही शानदार IOU लिखकर तैयार कर सकता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। मेरा हिसाब किताब बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा होता है। प्रति व्यक्ति 1000 कॉपर कॉइन्स का चार्ज लगेगा। यहाँ मुझे गिनने पर कुल मिलाकर 45 हेड्स यानी 45 लोग साफ नजर आ रहे हैं। तो इस सीधे से हिसाब से मेरा सिंसियर ऑफर पूरे 1 लाख कॉपर कॉइन्स का बनता है। अगर तुम सब मिलकर शांति से ये पूरा पेमेंट चुका दो तो मैं मेहरबानी करके तुम सबको जिंदा छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन उसका ये भारी भरकम और अजीब सा रेट सुनकर वो भतीजा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपना सिर पकड़कर मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं पहले तो उन दुष्टों की
इन भयानक हरकतों को माफ करने के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन यहाँ तो दर्जनों लोग मौजूद हैं और इनमें से सबसे निचले लेवल का बंदा भी घोस्ट क्लैन से बिलोंग करता है। क्या इन नीच लोगों ने मुझे पहले ही पूरी तरह से निचोड़कर पेनीलेस यानी एक एक कौड़ी का मोहताज और कंगाल नहीं बना दिया है? मुझे तो अब साफ लग रहा है कि मैं सच में पूरी तरह से ब्रोक हो चुका हूँ। एक जमाना था जब मैं बहुत गर्व के साथ ये सोचकर उड़ता था कि मेरे पीछे पूरे विशाल गेंगशिन क्लैन की अपरंपार धन दौलत खड़ी है, लेकिन आज मुझे इस कड़वे सच का एहसास हो रहा है कि मेरा पूरा परिवार और साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। अब तो हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि मेरे पास इस खूंखार बॉडीगार्ड को देने के लिए जरा सा भी मनी नहीं बचा है। फिर इस पूरी तरह से नष्ट हो चुके क्लैन को रिविटलाइजिंग करना और पुरानी रंगत वापस लाना तो बहुत दूर की बात है। तभी वो योद्धा अपने उस उजड़े हुए एम्प्लॉयर का लटका हुआ चेहरा देखता है और बिना किसी झिझक के तुरंत कड़क आवाज में कहता है कि होस्ट, तुम ऐन मौके पर ऑन द स्पॉट प्राइस बढ़ाने का घटिया काम कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वे सामने खड़े दुष्ट उसकी ये बात सुनकर तलमिला उठते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि क्या तेरी इतनी दुस्साहस कि तू सच में हमारी इन नोबल और कीमती जिंदगियों को नापने के लिए इन टके के मामूली कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे क्लैन का बेहद आउटरेजस और अपमानजनक अपमान है। अब बहुत हुआ, फौरन इस घमंडी इंसान को पकड़ लो और इसे घसीटकर मेरे कदमों में लाकर पटक दो। लेकिन जैसे ही वे दर्जनों दुष्ट एक साथ अपने हथियार लहराते हुए आगे बढ़ते हैं, वो योद्धा अपनी बेहद तेज और तीखी नजरों से उनकी पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक ही सेकंड में स्कैन करने लगता है। वो उनके शरीर के एक एक हिस्से की ऊर्जा को देखते हुए मन ही मन में गहराई से एनालाइज करता है और सोचता है कि इस सामने खड़े मुख्य बंदे के पास 3 souls and 10 spirits मौजूद हैं, जबकि इसके आसपास मंडरा रही उन ग्रीडी फियर स्पिरिट्स के पास 2 souls and 25 spirits की भयानक पावर छिपी हुई है। यकीनन इस पूरी विशाल दुनिया में उस खास गियान क्लैन को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग बींग्स मौजूद हैं, उन सब की 3 souls and 7 spirits में कोई न कोई बहुत बड़ी डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम जरूर होती है। उनमें से कोई भी पूरी तरह से कंप्लीट या परिपूर्ण नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास पूरी तरह से कंप्लीट 3 souls मौजूद हों, और ये सामने खड़ा बंदा यकीनन उनमें से ही एक है। तभी वो योद्धा बिना एक पल का भी समय गंवाए अपनी म्यान से अपनी चमकदार स्वॉर्ड खींचता है और उसे हवा में इतनी भयानक तेजी और सटीकता के साथ लहराता है कि उसकी धार से निकलती हुई लाल रंग की भयानक एनर्जी सीधे उन दुश्मनों की प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर सीधा प्रहार करती है। उसकी उस एक ही तबाही मचाने वाली स्वॉर्ड स्ट्राइक में इतनी असीम ताकत होती है कि वहां खड़े 40 से भी ज्यादा खूंखार दुष्ट पलक झपकत ही बीच से कटकर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट हवा में शीशे की तरह टूटकर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ये खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा देखकर बचे हुए 4-5 दुष्टों के पसीने छूट जाते हैं। वे डर के मारे बुरी तरह थर थर कांपने लगते हैं और गले के बल चीखते हैं कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल और नामुमकिन है। इस मामूली इंसान की स्वॉर्ड्समैनशिप तो इतनी भयानक और विचित्र है कि ये सीधे आत्मा यानी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को ही एक झटके में सेवर करके खत्म कर देती है। हमारे लिए अब यहाँ एक सेकंड भी रुकना सीधे अपनी मौत को दावत देना होगा। फौरन यहाँ से रिट्रीट करो और ये खौफनाक और भयानक न्यूज किसी भी तरह वापस हमारे बड़े मास्टर्स तक पहुंचाओ, वरना सब मारे जाएंगे। वे बचे हुए दुष्ट अपनी जान बचाने के लिए अपने हथियार वहीं फेंककर बदहवास होकर पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तो वो भतीजा अपनी आंखें फाड़े उस भयानक तबाही के नज़ारे को देखता रह जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते और वो हकलाते हुए कहता है कि ब्रदर चेन गुआन, मुझे आपसे अब ये पूछने की जरा सी भी जरूरत नहीं है कि आपने इतनी आसानी से इतने सारे खूंखार लोगों को कैसे एक ही बार में मार गिराया, लेकिन प्लीज मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए कि आप मुझे कभी मत मारिएगा। ये शू चोंग और उसके खूंखार साथी भले ही कितने भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन जब ये आपके सामने आ ही चुके हैं तो इनमें से कोई भी नीच बंदा आज जिंदा बचकर भाग नहीं पाएगा। आज मुझे दिल से एहसास हो रहा है कि ये एस्कॉर्ट यानी बॉडीगार्ड बेशक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और महंगा है, लेकिन इसके लिए दिया गया एक एक रुपया पूरी तरह से वर्थ इट है। ये बंदा बैटल के मैदान में जितना ज्यादा शार्प, डेडली और खूंखार है, उतने ही बेहतरीन और वफादार तरीके से मेरी सेफ्टी का ख्याल भी रखता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं चुपचाप अपने मुख्य गेंगशिन टेरिटरी में वापस लौटूं और वहां जाकर चेक करूं कि मेरा वो पुराना हिडन स्टैश यानी जो खजाना मैंने छुपा कर रखा था वो अभी भी सेफ बचा है या वो भी लुट चुका। और मुझे ये भी देखना होगा कि मेरे गेंगशिन क्लैन के वे दूसरे क्रोनीज और पुराने साथी अभी इस दुनिया में जिंदा बचे भी हैं या वे भी इस भयंकर तबाही में मारे जा चुके हैं। फिर वे दोनों बिना रुके आगे बढ़ते हुए उस विशाल और खौफनाक ऑल्टर के पास पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर वो योद्धा अपने कदम रोक लेता है और बड़े ध्यान से उस वेदी को देखता है।
वो सोचता है कि ये ऑल्टर किसी आम पूजा या बलि के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये तो कंप्लीट 3 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स को जबरदस्ती खींचकर कंडेंस करने के लिए तैयार किया गया है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतना घिनौना और नीच काम करने की हिम्मत किसने की होगी? तो उसे तुरंत बताया जाता है कि ये बंदा कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि डीमन क्लैन का भेजा हुआ एक बहुत ही खास और ऊंचे ओहदे वाला प्रीस्ट है। तभी अचानक वहां पास की झाड़ियों में छिपा हुआ प्रीस्ट गैंग्युए डरते डरते बाहर आता है। उसे देखते ही शू क्लैन का मुख्य बंदा गुस्से में आग बबूला होकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि प्रीस्ट गैंग्युए, क्या तुम मेरे साथ कोई घटिया ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हो? जरा अपनी आंखें खोलकर देखो कि यहाँ क्या हुआ है। सिर्फ आधे घंटे पहले उस शाओशाओ के बगल में खड़े मामूली दिखने वाले बंदे ने अपनी स्वॉर्ड का सिर्फ एक ऐसा खौफनाक स्ट्रोक चलाया कि 3 सांसों से भी कम समय में हमारे 40 से भी ज्यादा सबसे बेहतरीन और ताकतवर योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काटकर स्लॉटर कर दिया। और तुम नीच इंसान चाहते हो कि मेरा पूरा शू क्लैन जाकर ऐसे खौफनाक मॉन्स्टर का असैसिनेट करे और उसे जान से मारे? क्या तुम जानबूझकर हमें मौत के कुएं में ढकेल कर सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम सब मारे जाएं? तो प्रीस्ट जेंग्यू डर के मारे बुरी तरह से थरथराने लगता है और हकलाते हुए कहता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल और झूठी बात है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो एक मामूली इंसान था। तो शू क्लैन का बंदा कड़क आवाज में उसे डांटते हुए धक्का देता है कि बंद करो अपनी ये बकवास और झूठी बातें। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी ज्यादा ईरली स्ट्रेंज और खौफनाक थी कि उसने उन सबको सोचने का मौका दिए बिना सिर्फ एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। गैंग्यू, तुमने हमसे टारगेट की असली स्ट्रेंथ को पूरी तरह से कंसील यानी छुपाया है और हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को बहुत बुरी तरह से ब्रीच किया है। इसलिए हमारी तय की गई ये भारी भरकम फी अब किसी भी कीमत पर नॉन रिफंडेबल है, यानी तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी इस घटिया और जानलेवा स्कीम के लिए किसी और ज्यादा केपेबल बंदा ढूंढो जो अपनी बलि दे सके। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से निकलने लगता है और सोचता है कि ये बास्टर्ड सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए फालतू की बकवास करके समय वेस्ट कर रहा है। यहाँ हमारे पूरे एक प्रीस्ट स्क्वाड की दर्दनाक मौत हो चुकी है और वे प्रीस्ट कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि इस पूरे डीमन क्लैन के बेहद खास कोर मेंबर्स माने जाते थे। हालांकि वे ग्रीडी फियर स्पिरिट्स सीधे तौर पर डुए डिवीजन के ऑफिशियल मेंबर्स नहीं थे, लेकिन वे डुए के भेजे हुए यात्री थे जो सीधे तौर पर डुए डिवीजन की विल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस पूरे विशाल और खौफनाक नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड के अंदर भी बहुत ही कम ऐसी खूंखार रेसेस मौजूद हैं जो इन दोनों पावरफुल फोर्सेस को ऑफेंड करने यानी उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर सकें। लेकिन उस सिरफिरे इंसान ने बिना किसी खौफ के उन सबको एक ही झटके में स्लॉटर कर दिया और उस मासूम शाओशाओ को भी खींचकर इस भयंकर क्वागमायर यानी मुसीबत के दलदल में धकेल दिया। गैंग्युए, ये मैटर अब बहुत ज्यादा सीरियस और अनियंत्रित हो चुका है। हमें फौरन यहाँ से निकलकर सीधे यंग मास्टर यान के पास जाना होगा और उन्हें पूरी रिपोर्ट देनी होगी ताकि हम इस पूरे बवाल से अपने नेम को क्लियर कर सकें और अपनी जान बचा सकें। तो गैंग्युए डर के मारे कांपते हुए हामी भरता है कि हाँ, अब हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। चलो फौरन यहाँ से निकलते हैं, वरना वो मॉन्स्टर हमें भी ढूंढकर मार डालेगा। तभी अचानक वातावरण का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और हवा में एक बहुत ही सुहानी, अलौकिक और जानी पहचानी खुशबू फैलने लगती है। वो योद्धा चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि सामने रास्ते पर एक बेहद खूबसूरत लड़की मुस्कुराती हुई खड़ी है। वो मन ही मन में बेहद हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये नाजुक लड़की इतनी दूर इस खतरनाक और वीरान इलाके में कैसे पहुंच सकती है। वो लड़की खुशी से झूमती हुई दौड़कर आती है और बड़े ही प्यार से चिल्लाती है कि ब्रदर चेन ग्वान, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मैं कब से आपकी तलाश कर रही थी। तो वो योद्धा अपनी फटी आंखों से उसे घूरते हुए पूछता है कि लुओ ली, तुम इस भयानक और नरक जैसे अंडरवर्ल्ड के अंदर कैसे आ पहुंची। तो लुओ ली अपने बेहद प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तो बस आपका वो बकाया मनी लौटाने आई थी जो मुझ पर उधार था। हालांकि अभी मेरे पास पूरा अमाउंट जमा नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो मैं लाई हूँ ये आपके उस लोन का इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने के लिए तो काफी होगा। वो योद्धा अपनी शक्ति से उसकी ऑरा को बहुत गहराई से महसूस और स्कैन करता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है कि ये ऑरा तो 100% उसी असली लुओ ली की ही है। ये डीमन क्लैन का बनाया हुआ कोई डिस्गाइज यानी नकली छलावा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मामूली सी लड़की उस विशाल और खौफनाक अंडरवर्ल्ड सी को क्रॉस करके इतनी दूर यहाँ तक कैसे पहुंच सकती है। वो अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए फिर से उससे पूछता है कि मैंने तुमसे उस मनी या ब्याज के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। मैं तुमसे सीधे सीधे ये पूछ रहा हूँ कि तुम इस अंडरवर्ल्ड की भयानक जमीन पर सही सलामत कैसे आई।
तो लुओ ली अपनी पुरानी मासूमियत के साथ जवाब देती है कि आज से पूरे 100 साल पहले मेरी मदर और पीच ब्लॉसम फेरी ने मिलकर पीच ब्लॉसम विलेज के अंदर अंडरवर्ल्ड में आने के लिए एक बहुत ही खास माउंट यानी दिव्य सवारी को छुपा कर रखा था। पीच ब्लॉसम फेरी ने उस माउंट को बहुत बड़ी प्राइस और कुर्बानी चुकाकर इस बात के लिए मनाया कि वो मुझे सुरक्षित आपके पास तक पहुंचा दे। ब्रदर चेन गुआन, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। क्या आप अपना ये थका देने वाला एस्कॉर्ट मिशन बीच में ही छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकते? लेकिन वो योद्धा बहुत ही सीरियस और गंभीर होकर उसका हाथ तुरंत झटक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समय पहले ही साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे पास एम्परर बनने का अपना एक अलग और महान पाथ मौजूद है। हम दोनों पूरी तरह से अलग रास्तों के मुसाफिर हैं और हमारी राहें कभी एक नहीं हो सकती। तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे मेरे रास्ते जाने दो। तो लुओ लाई अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखती है और बहुत ही भावुक होकर मिन्नतें करते हुए कहती है कि ब्रदर चेन, मुझे अच्छी तरह पता था कि आप हमेशा की तरह मुझसे यही रूखा और कठोर जवाब देंगे, लेकिन क्या आप सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक सिंगल डे के लिए मेरे साथ ठहर नहीं सकते? क्या इतना सा समय भी आप मुझे नहीं दे सकते? लेकिन उसी पल वो योद्धा अपने तेज दिमाग में पूरी सिचुएशन के एक एक धागे को कनेक्ट करता है और ठंडे दिमाग से गहराई से सोचता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा रॉन्ग और गड़बड़ लग रहा है। इस लड़की के यहाँ अचानक आने का मोटिव पूरी तरह से रॉन्ग है, इसके प्रकट होने की टाइमिंग पूरी तरह से रॉन्ग है और इसके चेहरे पर दिख रहे ये बिखरे हुए इमोशंस भी पूरी तरह से फेक और रॉन्ग हैं। जब मैं उस दिन अपना गांव छोड़कर निकल रहा था तब इस सिली गर्ल ने मेरे साथ कभी इस तरह का भावुक बिहेवियर नहीं किया था। तभी अचानक हवा में गूंजती हुई किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि ब्रदर चेन गुआन, आपको क्या हो गया है? आप किसे देख रहे हैं? वो योद्धा अचानक एक झटका खाकर सीधे होश में वापस आता है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर सोचता है कि ओह अच्छा, तो ये सच में एक ड्रीम ही था। डैम, ये नाइटमेयर क्लैन का बनाया हुआ ड्रीम सच में इतना ज्यादा रियल और परफेक्ट था कि इसके अंदर रत्ती भर भी फ्लॉ यानी कमी ढूंढ पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। ये किसी आम इल्यूजन या मायाजाल जैसी चीज बिल्कुल नहीं थी जिसे कोई इंसान अपनी मामूली कल्टीवेशन या विल पावर के दम पर आसानी से सॉल्व करके बाहर निकल सके। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि इस डीमन क्लैन का ये नाइटमेयर क्लैन क्यों पूरी दुनिया में इतना ज्यादा खतरनाक और बदनाम माना जाता है। ये नीच लोग इसी तरह अपने शिकार के दिमाग में घुसकर उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रीम में फंसाते हैं और वो बेबस इंसान जीवन भर उस सपने में तड़पता रहता है और आखिर में सोते सोते ही दम तोड़ देता है। लेकिन मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उस सिली गर्ल लुओ ली के बारे में इस जगह बैठकर सोचने लगा। भला ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी वो बेफिक्र और हसीन यूथफुल ईयर्स तो कब की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। तभी पास खड़ा वो भतीजा उसकी बाह को जोर जोर से हिलाते हुए घबराकर कहता है कि ब्रदर चेन गुआन, जिस खतरनाक बंदे को आपने अभी अभी अपनी स्वॉर्ड से मारा था वो डीमन क्लैन का एक बहुत ही चालाक मेंबर था और वो यहाँ से एस्केप कर चुका है। तो योद्धा अपनी स्वॉर्ड की धार को देखते हुए गंभीर आवाज में कहता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। उस एक ही स्ट्राइक में मैंने साफ तौर पर 2 अलग अलग टारगेट्स को पूरी तरह से लॉक ऑन किया था, लेकिन हमला खत्म होने के बाद वहां जमीन पर सिर्फ एक ही कॉर्प्स पड़ा हुआ मिला। इससे साफ पता चलता है कि वो दुष्ट सीरियस इंजरीज खाने और खून बहाने के बाद भी किसी तरह यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया। तो वो भतीजा अपना सिर खुजलाते हुए मासूमियत से पूछता है कि लेकिन उस डीमन यंग मास्टर ने सीधे आप पर अटैक करने के लिए अपने इतने सारे आदमियों को क्यों भेजा? उसे तो कायदे से सीधे मुझ पर हमला करना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका लव राइवल यानी उसके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। तो योद्धा उस पर व्यंग्य कसते हुए कहता है कि शायद वैंगशैंग सिटी में हुई उस भयंकर बैटल ने उन लोगों को पूरी तरह से एनरेज कर दिया था और वे गुस्से से बौखला गए थे। उनका मुझसे रिवेंज लेना तो एक तरफ समझ आता है, लेकिन इस तरह के घटिया ड्रीम का इस्तेमाल करके मुझे डिस्गस्ट करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये लोग सिर्फ इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई और समझकर मेरी स्लीप और रेस्ट को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। अब तुम ही बताओ कि हम इस पूरे स्कोर को कैसे सेटल करने वाले हैं। तो वो भतीजा हकलाते हुए डर के मारे कहता है कि भले ही वे आपको पहचानने में मिस्टेक कर गए हो, लेकिन मैंने तो आपके जरिए अपने उस खतरनाक लव राइवल से बिना एक पैसा खर्च किए फ्री में छुटकारा पा लिया। क्या इसके लिए आपको मुझे कम से कम एक शब्दों का थैंक यू नहीं कहना चाहिए? तो योद्धा अपनी भौहें चढ़ाकर उसे बड़ी ही खतरनाक नजरों से घूरता है कि क्या तू मुझसे थैंक यू सुनना चाहता है? तेरी ये दुस्साहस कैसे हुई? तो वो भतीजा डर के मारे 2 कदम पीछे हटते हुए मन ही मन में घबराकर सोचता है कि मैंने तो पूरे रास्ते इस चेन गुआन की बेहद रूथलेस यानी बेरहम रेपुटेशन के बारे में ही लोगों से सुना था। ये बंदा हमेशा काम के बाद लोगों पर मनी फेंकना पसंद करता है और कभी किसी को फ्री में कोई फायदा उठाने नहीं देता। लॉजिक के हिसाब से तो मुझे इसे और ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट देनी चाहिए थी। फिर इस बार सिर्फ एक मामूली थैंक यू से इसका काम कैसे चल सकता है? हमारे क्लैन के एल्डर्स हमेशा कहा करते थे कि इस नॉर्दर्न डार्कनेस लैंड के अंदर बहुत
सारी विचित्र कहानियां, खौफनाक रहस्य और कड़े रूल्स छिपे हुए हैं जो किसी इंसान की अनजाने में की गई छोटी सी बेवकूफ़ी या एक कैजुअल रिमार्क से अचानक ट्रिगर हो जाते हैं। नक्की यहाँ भी कोई न कोई फिशी और बड़ा मामला जरूर चल रहा है। वो घबराकर चिल्लाता है कि तुम असली चेन गुआन बिल्कुल नहीं हो सकते। तुमने पूरे 800 सालों तक अपनी कनिंगनेस यानी चालाकी का इस्तेमाल नहीं किया था और आज तुम अपनी वो छिपी हुई चालाकी सीधे मुझ जैसे मासूम पर इस्तेमाल कर रहे हो। भले ही तुम ब्लाइंड न हो, लेकिन क्या तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा कि मैं भी तुम्हारी वजह से ही दुश्मनों के इस भयंकर मुसीबत के दलदल में घसीटा जा रहा हूँ। ब्रदर चेन गुआन, फादर चेन गुआन, प्लीज थोड़ा जेंटल हो जाइए और मुझ पर दया कीजिए। आप तो एक पेशेवर और नामी बॉडीगार्ड हैं, तो किसी बॉडीगार्ड का दुश्मनों के टारगेट पर आना तो पूरी तरह से नॉर्मल बात है। और वैसे भी क्या मैं आपको इस मुश्किल काम के लिए लगातार एक्स्ट्रा मनी पे नहीं कर रहा हूँ? तो योद्धा अपनी स्वॉर्ड को वापस म्यान में रखते हुए एक ठंडी सांस भरता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी इस बात में थोड़ा लॉजिक तो जरूर नजर आता है। तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे मनी पे कर रहे हो, जो कि इस बात से पूरी तरह अलग है कि मैं तुम्हारे लिए दुश्मनों की खूनी बुलेट अपने सीने पर खाऊं और अपना टेम्पर लूज करूं। लेकिन वो भतीजा जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़ते हुए चिल्लाता है कि रुको रुको, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि you're वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होस्ट। तभी अचानक हवा में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ चमकते हुए अक्षरों में सिस्टम का एक बहुत ही विशाल नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सिस्टम की गूंजती हुई अलौकिक आवाज आती है कि होस्ट ने पूरी डेडिकेशन, ईमानदारी और लगन के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया है। अपने एम्प्लॉयर को सिविलिटी और पॉलिटनेस सिखाने के लिए फिजिकल मेथड्स का इतना शानदार इस्तेमाल करने पर एम्प्लॉयर ने दिल से इसकी इंपॉर्टेंस को समझा है और होस्ट को एक हार्टफेल्ट 5 स्टार रिव्यू प्रदान किया जाता है। वो योद्धा मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैं तो बस इस बेवकूफ़ लड़के को थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सिस्टम सच में बहुत कमाल की चीज़। फिर वो उस भतीजे से कहता है कि जरा खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर मैं सच में कोई फेक इंसान होता और मेरे पास अभी अभी चलाए गए उस खौफनाक स्ट्राइक जैसी भयानक पावर होती, तो भला मैं तुम्हें इतनी देर तक जिंदा क्यों छोड़ता? मैं तुम्हें कब का मारकर खत्म कर चुका होता। तो भतीजा राहत की एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आपकी ये कनिंगनेस और सूझबूझ सच में बहुत काम की है। बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल सीधे अपने उन क्लैन लीडर्स पर करें जिनसे आप सैकड़ों सालों से नहीं मिले हैं। तो योद्धा उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अब मैं थोड़ा अपने हैंड्स वॉश करने जा रहा हूँ, तब तक तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो या खेल लो, क्योंकि मैं अपने एक और नए डिवाइन एंट्री की तरफ कदम बढ़ाने वाला हूँ। फिर वो चारों तरफ का नजारा देखता है जहाँ हवा में भयानक और नीले रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी तैर रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, ये वही खौफनाक अंडरवर्ल्ड है। यहाँ भले ही कोई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम न हो, लेकिन लोगों की सोल और आत्माओं के साथ बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं। चलो अब बिना एक सेकंड भी गवाए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे दोनों उस पवित्र और प्राचीन स्थान पर अपना पहला कदम रखते हैं, चारों तरफ एक दिव्य, अलौकिक और सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर छिपी हुई 3 सोल्स अपने अपने सही स्थानों पर वापस रिटर्न करने लगती हैं और उसकी 7 स्पिरिट्स पूरी तरह से कंप्लीट होकर आपस में मर्ज हो जाती हैं। उसी पल एक ब्रह्मांडीय और गूंजती हुई आवाज पूरे वातावरण में छा जाती है कि तुम्हारी 3 सोल्स अपने स्थान पर वापस लौट चुकी हैं और 7 स्पिरिट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। तुमने उस परम और दुर्लभ हेवनली पोजीशन को हासिल करने की पूरी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है। ये स्ट्रेंज मनी तुम्हें अपनी बाउंड्री को आसानी से ब्रेक थ्रू करने और अपने माइंड को पूरी तरह से स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। देखते ही देखते उस योद्धा की पूरी ऑरा एक ही झटके में पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो सफलता के साथ उस परम हेवनली रियल में एडवांस कर जाता है। सिस्टम की तरफ से तुरंत मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे इस भयंकर एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के सभी अबनॉर्मैलिटीज को पूरी तरह से कवर कर दिया है। इस जगह के कड़े और प्राचीन रूल्स तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन को रत्ती भर भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। आज इस पूरी दुनिया ने एक और ऐसा खौफनाक हेवनली रियल्म योद्धा हासिल कर लिया है जिसे इस दौर में कभी प्रकट नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ दूर एक बहुत ही प्राचीन, गुप्त और पावन स्थान पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की अचानक चौंक कर आसमान की तरफ देखती है जहां काली घटाएं छा चुकी थीं। वो बहुत ही हैरान और डरी हुई आवाज में अपनी साथ खड़ी महिला से पूछती है कि आंट टाओ, अभी अभी वो भयानक और अलौकिक चीज क्या थी जो हमने महसूस की? मैंने उस विशाल नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड के ठीक ऊपर किसी बहुत ही अलौकिक और दिव्य चीज की चमकती हुई झलक देखी है। क्या वे लोग, क्या उन्हें सच में इमॉर्टल्स यानी अमर देवता माना जाना चाहिए? तो वो रहस्यमयी महिला अपनी गहरी, शांत और गंभीर आंखों से चमकते हुए आसमान को निहारते हुए बहुत ही धीमी और वजनी आवाज में जवाब देती है कि अगर तुम मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती हो तो कान खोलकर सुनो।
मैं इस पूरी दुनिया और इंसानी साम्राज्य की सबसे पहली फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ द ह्यूमन रेस हूँ और मेरा नाम इस इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीजन यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।